नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो पूछे गए हैं। यानी 4 शिफ्ट प्री में 25 प्रश्न आते हैं और चारों बहुत अच्छी शिफ्ट है। यानी इन 100 प्रश्नों में जो 100 मिनट में हम करने वाले हैं, इसमें आपको कम से कम 25 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से लेटेस्ट एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद रहता है ये। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अच्छे प्रश्न हैं उनको नोट कर लेना। प्रश्न अंग्रेजी में है लेकिन मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके, जैसा कि आपको पता है कि मैं डायलेक्ट जो है मेरा वो हिंदी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ और वर्ड्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जिनको नहीं समझ में आता, एकदम नहीं समझ में आता, उनके लिए ट्रांसलेशन पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। जो मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, प्रश्न बताता हूँ, आपको चीज़ें दे दी जाए, कोई रेडियस कहे 3 सेंटीमीटर या त्रिज्या कहे 3 सेंटीमीटर, बात एक ही होती है। ठीक है, तो 100 प्रश्न है, 100 मिनट में करने हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे अपने स्टार बैच, जो कि मैथमेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट बैच है, उसका नोट्स और बुक दोनों अवेलेबल है, जरूर डाउनलोड करें। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टार बैच की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं। ये प्री मेन सीजीएल सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया ए बी सी और डी एफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके परिमाप 32 और 12 हैं। अगर डी की लंबाई 6 है तो आपको ए बी की लंबाई बतानी है। सिंपल सी बात है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएं, समरूप हो जाएं, तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर हमें ए बी सी और डी एफ का पेरीमीटर 32 और 12 दिया गया तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 32/12, यानी ए बी सी का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बटे पेरीमीटर ऑफ डी एफ अगर लिखें तो कितना हो जाएगा? 32/12। 32/12 4 से काट दो, 4 8 32, 4 3 12, यानी 4 3 जा 4 8 जा। अब ए बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड ए बी हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर यहाँ से ए बी लें तो यहाँ से डी ई लें, यानी ये ए बी बटे डी ई के भी बराबर होगा क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब डी बराबर कितना दिया गया है? 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। क्लियर हो गया? पढ़ो प्रश्न को। कहा गया बार ग्राफ जो है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है किसका? टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। एक कार कंपनी है, वो 2 सालों में, 2 अलग अलग सालों में 6 अलग अलग कारों का प्रोडक्शन आपको बताती है। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 100% टोटल है। तो आपको 2000 में कार दी गई, सन 2000 में कितनी कार बनी और कौन कौन से टाइप की बनी, कितने परसेंट, और 2001 में टोटल कार कितनी बनी और कौन से टाइप की कार कितने परसेंट बनी, ये दिया गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? आपसे कहा गया इफ 75% ऑफ टी टाइप कार्स प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर वर सोल्ड बाय द कंपनी, हाउ मेनी टी टाइप्स कार रिमेन अनसोल्ड। आपको सबसे पहले कहा गया कि हर साल 75% जो कार थी टी टाइप की वो बेच दी गई, तो कितनी अनसोल्ड रही दोनों सालों में मिला के? देखो टी कौन सा है? टी है ब्लू वाला। कौन सा ब्लू वाला? ये वाला। तो आप देखो यहाँ पे 75 से लेके और 90 तक, यानी 15% कारें यहाँ पे टोटल का 15% 2000 में टी टाइप की कारें। तो 15% का 75% तो बेच दिया गया, यानी 15% का कितना? 15% का 25%, 15% का 25%, यानी 15/4। 15% का 25% कितना हो जाएगा? 15/4%। और 15/4% कितना होता है? 15/400, यानी सन 2000 के लिए 15/400 हिस्सा जो है वो टी टाइप की कारों की वो संख्या है जो अनसोल्ड है। सेम चीज़ 2001 में लगाओ। 2001 में टी टाइप की कितनी कारें थी? देखो टी टाइप की 85 से लेके 95 तक, यानी कि 10% टोटल टी टाइप की कारें थी। 10% में 25% अनसोल्ड रही, यानी 10/4 अनसोल्ड रही, 10/4%। और 10/4 भिन्न में कितना होता है? 10/400। 10/400 वो संख्या है, वो हिस्सा है जो 2001 में टोटल टाइप की कारों में से टी टाइप की वो कारें हैं जो अनसोल्ड रहीं। अब आपको पता है कि 15/400 कितना हो जाएगा? 3/80 हो जाएगा। और 10/400 कितना हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। आप कहेंगे 3/80 किसका? 35,000 का, और 3,50,000 का। इसका 3,50,000 का 3/80 हिस्सा निकालो, तो आप कहेंगे 3/80 गुणे 3,50,000, तो एक जीरो काट दो, यानी लिखा हुआ 3/8 गुणे 3,50,000 को 3,50,000, ये हो जाएगा। ठीक है, और 1/40 गुणे इतना करना है, तो ये एक जीरो कट जाएगा और 4 से डिवाइड होएगा तो कितना हो जाएगा? 11 के बाद 3 जीरो। अब ये देखो 3/8, ये 3/8 लिखा हुआ, 3/80 नहीं, 3/8। अब 8 से काटो, 8 गुणे
8 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, ये 3 गुणे 125 और धन इतना, तो 3 गुणे 125 करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 35 का 125 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 35 पंजे 175 हासिल आई 17, 35 दूना 70 और 17 87 हासिल आई 8, 35 का नाम 35 8 43, और इसमें 3 से गुणा करना है, तो 3 पचे 15, 3 सते 21 1 22, 3 तिया 9 2 11, 3 चौको 12 1 13, 13,125 इधर और 11,000 इधर, तो टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा 24,125 का है। तो DI कैलकुलेटिव थी, दिखा ही। कहा गया टेबल जो है वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक कंपनी के दिखाते हैं, ठीक है। P इस साल में इतना, Q साल में इतना, R साल में इतना, S साल में इतना, T साल में इतना। कहा गया व्हाट आर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर R टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन T। R और T के वर्किंग डेज का रेशियो निकालना है, तो 0 0 कट जाएगा, 16 21 रेशियो। कहा गया मंथली इनकम मिस्टर रॉय की इतनी है, वो 30,000 का लोन लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कहा गया द अमाउंट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इज व्हाट % ऑफ हिज मंथली सैलरी। देखो आपसे कहा गया अगर उन्होंने लोन लिया हो 30,000 रुपये का 3 साल के लिए 5% के, तो कहा गया द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। एक बात बताओ, अगर 30,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे सीधी सी बात बताओ, 30,000 रुपये लिए, 1 साल का ब्याज वो कितना दे रहे हैं 5%, 3 साल में कितना देंगे 15%, 15% किसका 30,000 का, 30,000 का 15% कितना हो जाएगा, 30,000 का 1% हो जाएगा 300, 15% हो जाएगा 4500। और यही पूछा गया ये 4500 जो है वो उनकी सैलरी का कितना % है, तो 4500 18,000 का कितना % है। आप कहेंगे 18,000 का 10% हो जाएगा 1800, तो 4500 कितना हो जाएगा 25%। देखो कहा गया m+1 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ऐसा कुछ प्रश्न आए ना, तो जैसे मान लो कुछ एक्सप्रेशन दे दिया गया कि ax² + bx + c, इसको डिवाइड किया जा रहा है x + a से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको क्या काम करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से x = -a आ जाएगा, और इसको उठा के x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो जैसे m+1 से पूछा गया तो m+1 = 0 करोगे, यानी m = -1 इसमें पुट कर देना है। m = -1 पुट करोगे तो -1 पावर 12 1, -1 पावर तो 1 - 1 0। देखो कहा गया जो टेबल है वो क्या दिखाती है, नंबर ऑफ सेल्समैन इन 5 कंपनीज। नंबर ऑफ सेल्समैन इज J इज व्हाट % ऑफ के, J वाले के कितना % है, 20 का 45 कितना % है, आप कहेंगे 45/20 × 100 यानी 45 × 5, 45 × 5 कितना हो जाएगा 225। रमेश एक टेबल और एक चेयर परचेज करता है 3900 रुपये में। टेबल को 8% प्रॉफिट पे और चेयर को 16% प्रॉफिट पे बेचता है, और उसको ओवरऑल 540 रुपये का फ़ायदा होता है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन टेबल और चेयर के ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस बताना है। देखो सीधी सी बात, अगर हम बात करें कि उसने 8% पे इसको बेचा, 16% पे इसको बेचा, ठीक है, 8% पे एक को बेचा, 16% को पे एक को बेचा, और ओवरऑल उसका फ़ायदा कितना है इतने % का। अब देखो 8% पे एक बेच रहा है, 16 पे एक बेच रहा है, और ओवरऑल फ़ायदा कितना % है 540/3900 × 100, यानी कि 540/39% का। 540/39 को क्या लिख सकते हैं, 3 से काट दो, 180/13% का ओवरऑल फ़ायदा। बस अब काट पीट लो, तो ये घटाओगे तो 76/13 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो 13 × 16 कितना होता है, अरे भैया 208, ये 28/13 हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो और 16 × 13 कितना हो जाएगा 208, 208 में से 180 घटेगा 28/13। ये जो रेशियो होगा इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, क्योंकि 8 और 16 का रिजल्टेंट अगर 180/13 है तो आप निकाल लो, 13 13 कट गया, 4 से काटो, 4 7 28, 4 9 6 4, ये हो गया। यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस 7 है, एक का कॉस्ट प्राइस 19 है, तो 7 और 19 26, 26 = 3900। देखो इनका रेशियो है, एक इसका रेशियो था, ये आपका टेबल का था, ये आपका चेयर का था, यानी टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 7:19। अब आपने कहा 7 और 19 मिलकर 3900 हो रहे हैं, यानी 26 = 3900, यानी 1 = 150, 1 = 150। तो आपको डिफरेंस बताना था, तो 7 और 19 का डिफरेंस 12 रेशियो आ जाएगा। एक रेशियो अगर 150 है तो 12 रेशियो 1800 के बराबर हो जाएगा। लो कहा गया x = 12, y = -2, z = इतना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप कह रहे हैं कि देखो अगर a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ कितना होता है 3abc होता है। तो पुट कर लो, 3 × 12 36, 36 दूना 72, धाम में 3 × 12
36 दूना 72 दम में 720, क्या ये सही है? नहीं, यानी कि 720 अगर दिया होता तब तो सही रहता। अगर x प्लस वाई बराबर 48, 4xy बराबर इतना, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि 64। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे याद ही नहीं आ रहा, यानी हो जाएगा 50 माइनस 2 का स्क्वायर 2504 और ये 2400 कितना हो जाएगा? अरे छोड़ो, ये छोड़ो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। 48 का स्क्वायर 50 माइनस 2 का स्क्वायर 2500 और 4 2504 और घटेगा कितना? 2 दूनी 4 गुणे 50 200 यानी कि 2304 हो जाएगा। बताओ 2304 नहीं याद आ रहा था। माइनस 64 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2304 माइनस 64 ये 40 हो जाएगा इधर, और इधर बचेगा कितना? बचेगा 2240। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2240 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4480 का भी दुगुना हो जाएगा, यानी कि आना चाहिए कितना? 8960। यहाँ पे दिया कितना है? 4480, यानी ये भी गलत, तो कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। कहा गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, 2019 में ए इतना मैन्युफैक्चर करता है, 2020 में इतना मैन्युफैक्चर करता है। बी जो है वो 34,000 था 2019 में, 30,600 हो गया 20 में। कहा गया एक्स एंड वाई आर द परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी फ्रॉम 2019 टू 2020, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड। देखो कहा गया कि x जो है वो एक घटोतरी का परसेंटेज, यानी कि a में जितना डिक्रीज है उसका परसेंट। a में कितना घटा है? आप कहेंगे 625 इधर है, 12 मतलब 10,625 इधर है और 12,500 इधर है, यानी घटा कितना है? 75 हो जाएगा, और इधर 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 11, ये 1875 घटा है कितने पे? 12,500 पे। तो ये गुणे 100 लगा देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई इतनी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दूसरी कंपनी में कितना घटा है? 34,000 से 30,600 हुआ है, यानी कि घटा कितना है? 3400। 3400 इसका कितना परसेंट है? 10%। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना था, यानी x और y का रेशियो, तो आप कहेंगे x बटे y, तो ये कितना हो जाएगा? 1875 बटे 1250। काट दो, किससे कटेगा? 125 से। ये कितना आएगा? 10। ये कितना आएगा? 125 इक्कम 125, ये बचेगा 25, 125 बचेगा 625, 125 पंचे 625, 15 और 10 का रेशियो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी x रेशियो y आ गया 3:2। देखो इस प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर करना है। कहा गया नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन 5 डिफरेंट ईयर, यानी कि 5 सालों में 2017 से लेकर 21 तक ABC टाइप के स्टेट में कितने कितने लेक्चरर्स नियुक्त किए गए, इसकी संख्या दिखाई गई है। अब देखो कहा गया नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन स्टेट बी इन ईयर 2019, बी में 2019 में यानी कि 22, वाज व्हाट परसेंटेज, यहाँ पे लिख लो 22, वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन स्टेट सी इन 2021, स्टेट सी और 2021, सी कौन सा ही है 2021 में 38, तो 38 का कितना परसेंट है? 22, यही पूछा गया। 2 से काट दो 11, 2 से कटेगा 19, 1100 बटे 19 करना है। 19 छक्के 114, 6 बार नहीं जाएगा, 19 पंचे 95, 150, 19 नवैया 100 का, तो 19 अट्ठे यानी 58 पॉइंट समथिंग परसेंट हो जाएगा। 19 अट्ठे 162 हो तो 19 सत्ते 7 बार ले जाना, ठीक है। कहा गया सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इतना इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। आपको पता है सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई इंटू R1 माइनस R2, ये बराबर कितना दिया गया भैया? 2 पाई R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? 220, ठीक है। डिफरेंस निकालो, 2 पाई कितना होता है? 44 बटे 7, 44 से कटेगा 5 आएगा, 5 में 7 का गुणा यानी कि 35, यानी R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि R1 माइनस, अगर आपको पेरीमीटर का रेशियो पेरीमीटर दिया गया हो या पेरीमीटर का डिफरेंस दिया गया हो तो 2 पाई इंटू R1 माइनस R2 होता है, ये बराबर 220 दिया गया, तो यहाँ से R1 माइनस R2 35 आ जाएगा। अब देखो k प्लस 1 बाई के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी k बराबर -1, तो -1 के पावर ये -1, ये +1 कट के 0 हो जाएगा। सेक स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, अगर 3 है तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है कितना होता है भैया? देखो अरे यार, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है कैन बी रिटन एज, क्या लिखते हैं उसको? 1 होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक स्क्वायर आ जाएगा, या दोनों को घटा लो तो 2 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, तो tan ए 1 हो गया तो cot ए कितना होगा? अपने आप 1 हो जाएगा। एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, 4000 एक शॉपकीपर के लिए पड़ती है, वो 8400 इस पर मार्क कर देता है। अब ये क्या काम करता है? जब कस्टमर को बेचता है 25% डिस्काउंट पे देता है, और
15% का डिस्काउंट और देता है अगर कूपन वो लगा देता है तो कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ अगर वो कूपन के साथ डिस्काउंट देके बेचे तो। देखो 8400 था, 8400 पे 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि अब 8400 का ना होकर 75% का बचा, यानी इसके 3/4 का बचा वस्तु। फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 85% का बचा, यानी 17/20 का इसके बचा, यानी वस्तु बिकी कितने की होगी 3/4 और गुड़े इतना। अब काट पीट लो, 4 से कटेगा 2100, 2100 20 से कटेगा तो 105 आ जाएगा, ठीक है। 105 गुड़े 3 गुड़े 17, यानी कि 17 315 से 17 में गुणा कर देना, या 51 से गुणा कर लो, 17 से हो जाएगा 1785 गुड़े 3, तो ये कितना हो जाएगा 5355, यही तो हो जाएगा। अरे क्योंकि 17 गुड़े 3 5100 हो जाएगा और 85 गुड़े 3 255, तो 5100 और 255 5355। अब 4000 वाली वस्तु अगर 5355 की बिकती है, यानी कितने का फ़ायदा 1355 का। 1355 इसका कितना परसेंट है, आप कहेंगे 40 से डिवाइड कर दो, ये कटा 4 से काटेंगे 4 3 12 और ये बचेगा 1 15 4 चौको 16, यानी 34% के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है। क्या कहा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2πRh, इसका 2 गुना। कहा गया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, इसके बराबर दिया गया। तो आप कहा गया न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियस की बतानी है। पाई से पाई कटा, r से इसकी पावर कटी, h से h कटा, यानी r बराबर कितना आ गया 4, यही पूछा गया था। x + 1/x 6 दिया गया, तो आपको इसकी वैल्यू निकाल। आप क्या काम करो, x से डिवाइड कर दो, 2x से x से डिवाइड करो तो 3/2x² और 2 में 2 कॉमन ले लो और x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा x, ये बचेगा 1/x और -5। x + 1/x कितना है 6, तो 2 छक 12 - 5 7, 3/7 उत्तर हो गया। एक घड़ी के घंटे की सुई कहा गया वो 4 घंटे मूव करती है और उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया एरिया कवर्ड कितना होगा। देखो 4 घंटे मूव करने, घड़ी की सुई एक बात पता है आपको कि 1 घंटे में कितना मूव करती है, आपको पता है 12 मार्किंग होती है टोटल, 1 2 3 से लेके 12 तक, ठीक है। और 12 में 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी 30 डिग्री का। 4 घंटे चलती है यानी 120 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी यहाँ कहीं पे होगी 120 डिग्री का। अगर पूरे का क्षेत्रफल πr² तो 120, यानी 360 का क्षेत्रफल πr², तो 120 का कितना हो जाएगा 1/3 πr², 1/3 πr², यानी 22/7 गुणे r², 6 × 6 36, ठीक है। 3 × 7 21, 21 से 22 लगभग 1 हो जाएगा, 36 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, यानी कि 37 आंसर। देखो अगर tan थीटा + cot थीटा 2 हो तो tan थीटा की वैल्यू 1 ले लिया करो। अब tan थीटा 1 हो गया तो cot थीटा भी 1, तो 1 के पावर समथिंग 1 के पावर समथिंग, आंसर 2। देखो BCDE एक स्क्वायर है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ADC की वैल्यू बतानी है, ADC कोण की। देखो अगर ये इक्विलेटरल, पहले ये स्क्वायर है, ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता चल गया ये वाला कोण 60 अंश हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण हमें कौन सा निकालना है ADC निकालना है ना, तो हमें इस कोण पे बात करनी, ये 60 अंश हो गया, ठीक है। ये 60 हो गया, ये वाला कितना है 90 अंश, क्योंकि वर्ग का कोण है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, आपको पता है ये वर्ग है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी इनडायरेक्टली हम कहें तो देखो ये वाली भुजा AC और CD बराबर हो गई। अब ट्रायंगल बना लो एक, ये वाला कोण 150 डिग्री का है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये थीटा 180 + 2 थीटा 150 + 2 थीटा 180, यानी 2 थीटा 30, यानी कि ये भी 15 ये भी 15, तो आपको यही निकालना था। कहा गया कि रिदा और रिया की जो सैलरी है वो 3:, तो रिदा लिख लो और रिया भी लिख लो। इनकी सैलरी जो है उनका अनुपात 3:5 है, ये 3 है ये 5 है। कहा गया अगर सबकी इनकी सैलरी 5000 बढ़ा दी जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाएगा। यानी रेशियो में 2 की बढ़ोतरी के लिए हमें 5000 बढ़ाना पड़ रहा है, यानी 2 रेशियो बराबर 5000, 1 रेशियो बराबर 2500, तो 5 रेशियो पूछा गया, रिया की सैलरी पूछी गई, 1 रेशियो बराबर 2500, 5 रेशियो 12500। क्लियर। देखो क्या कहा गया, राम श्याम रोहन रीता और मुकेश 5 मेंबर हैं एक फैमिली के, जिनका वेट तब नापा जाता है जब कोई मेंबर ऐड होता है, ठीक है। और हर बार पाया जाता है कि उनका एवरेज वेट 2 किलोग्राम बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि मुकेश जो है वो राम से कितना हैवी है। अब राम का कुछ वेट मान लो, राम मान लो 10 किलोग्राम का है, ठीक है।
श्याम के आते, अब देखो राम का अकेले है तो 10 किलोग्राम इसका औसत वजन है, मान लो अकेले का तो कोई औसत होता नहीं। राम और श्याम आए तो इनका औसत वजन 10 ना होकर 12 हो गया। 12 मतलब कि 24 किलोग्राम टोटल। इनका औसत कितना हो चुका है? 12। यानी कि अगर औसत 12 है तो इनका टोटल वजन 24, यानी कि श्याम का वजन यहाँ से 14 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब रोहन आ जाता है। राम, श्याम और रोहन आते हैं तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है भैया? इनका एवरेज वेट हो जाता है 2 किलोग्राम फिर बढ़ गया, यानी इनका एवरेज वेट 14 हो गया। इन दोनों का 24, 3 का मिलके 42, यानी कि रीता का कितना हो जाएगा? अरे देखो, इन तीनों का अगर एवरेज वेट 14 है तो राम श्याम का 24 था, राम और श्याम का 24 था, रीता कितने की हो जाएगी? 18 किलोग्राम की। ठीक है, अब फिर आते हैं मुकेश। राम, श्याम, रीता और मुकेश, एवरेज कितना हो गया? 2 किलोग्राम फिर बढ़ गया, यानी 16, यानी टोटल हो गया 64, और इन तीनों का मिलके 42 है। तो मुकेश कितना हो जाएगा? 22 किलोग्राम का। यानी मुकेश कितना हो जाएगा? 22 किलोग्राम का। एक मिनट, मुकेश नहीं, ये अभी कौन है? राम, श्याम, रोहन, ये रीता आई है। ठीक है, तो रीता कितने की हो जाएगी? 22 किलोग्राम की। अरे देखो, इन तीनों का कितना था? देखो, इन तीनों का अगर एवरेज 14 है तो मिलके 42, और 4 का एवरेज 16 है, तो यानी कि चारों का योग 64 है। तो 3 42, 4 64, यानी कि ये जो लास्ट वाला है उसका वजन कितना हो जाएगा? 22 किलोग्राम। अब आते हैं, कौन आता है भाई साहब? अब आते हैं मुकेश। यानी अब बचे R प्लस सीता प्लस रोहन प्लस रीता प्लस मुकेश। अब एवरेज कितना हो गया? 16 से 2 बढ़ के 18, यानी कि अब टोटल कितना हो गया? 72 किलोग्राम। इन चारों का मिलकर कितना है? 64, सॉरी पाँचों का, देखो अगर पाँचों का औसत 18 है तो पाँचों का वजन कितना हो गया? 90। इन चारों का कितना है? 64। तो ये कितने के हो जाएंगे? 26 के। कौन? मुकेश भाई साहब। अगर चारों का वजन 64 था, 5 का वजन यानी कि मुकेश के ऐड होते ही 90 हो गया, तो मुकेश का वजन 26। अब यही पूछा गया था मुकेश राम से कितना भारी है, तो 26 इससे कितना भारी है? 16 किलोग्राम। अब आपको इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। कितने मेंबर राम के बाद ऐड हुए? 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखते जाओ। पहले 26 आया, 22 आया, 18 आया, 14 आया, यानी कि 2 किलोग्राम एवरेज बढ़ाने के लिए 4 किलोग्राम वजन बढ़ता जाता है। कितनी बार कितने मेंबर ऐड हुए? 4। तो 2 किलोग्राम बढ़ाने के लिए अगर 4 किलोग्राम एवरेज वेट बढ़ता है, 2 किलोग्राम बढ़ाने के लिए अगर 4 किलोग्राम औसत ज़्यादा मतलब वेट बढ़ता है, 2 किलोग्राम औसत बढ़ाने के लिए अगर 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लगता है, तो आप कहेंगे कि कितने लोग आए? 4 लोग। तो 4 चौको 16 बढ़ जाएगा, यानी 10 से 16 ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने कहा 10, 2 किलोग्राम बढ़ता है, 4 लोग एक्स्ट्रा आए, तो 2 किलोग्राम बढ़ाने के लिए 4 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। तो ऐसे 2 कितनी बार बढ़ाना? 4 बार। तो 4 चौको 16 ज़्यादा लगेगा। कहा गया ए 20% ज़्यादा इफिशियंट है बी से, यानी बी अगर 5 काम करता है तो ए 6 काम करता है। ठीक है, अगर कहा गया ए अकेले 29 दिन में कर सकता है, यानी टोटल वर्क कितना? 6 × 29, तो दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 11, तो 6 × 29/11 यानी 174/11 दिन। देखो, अगर आपको SCF दिया गया हो और LCM निकालना हो, उनका रेशियो दिया गया हो, तो जो LCM होता है वो होता है SCF। अगर रेशियो A × B है तो SCF × A × B, तो कितना हो जाएगा? 9 × 14 × 19। आप सॉल्व कर लेना। त्रिभुज PQR की बात की गई, Q बराबर 90 डिग्री है। PQR ये 45 अंश है, ये भी 45 है, PQ 8 है, तो ये भी 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा? अच्छा 8 ही तो है। क्या कहा है कि 1000 मीटर की रेस होती है जिसमें A B C रन करते हैं। ठीक है, अर्जुन जो है यानी A जो है वो B को 100 मीटर से हराता है और B जो है C को 100 मीटर से हराता है। ठीक है, कहा गया अगले 1000 मीटर की रेस में अगर स्पीड उतनी ही वो लोग रखें तो बालाजी चरण को 100 मीटर का स्टार्ट दे दे और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की स्टार्ट दे दे। तो आपको बताना है कि जो जीतने वाला है वो जस्ट सेकंड नंबर पे आने वाले को कितने मीटर से हराएगा। सिंपल सी बात। देखो, अगर 1000 मीटर में अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से हराता है, बालाजी चरण को 100 मीटर से हराता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जितनी देर में अर्जुन भाई साहब 1000 दौड़ते हैं उतनी देर में इससे कम 100 मतलब 100 कम B दौड़ता है, यानी 900 B दौड़ जाता है। और जितनी देर में 1000 B दौड़ता है उतनी देर में 900 C दौड़ता है। ठीक है, यानी हम अगर बात करें तो A और B की चाल का जो अनुपात है और B और C की जो चाल का अनुपात है वो 10:9 है। अब इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लो। कंबाइंड रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी 10 × 10 ये 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा
और ये 81 हो जाएगा और ये इनके चालों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चालों का अनुपात आ गया। उसके बाद इस पहले वाले इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, यानी इससे भाई साहब से कोई मतलब नहीं। अब अगले पार्ट पे आते हैं। कहा क्या गया, देखो एक चीज़ जाना, हेड स्टार्ट देने का मतलब ये होता है कि आप 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। यानी कि देखो ये रेस शुरू हुई, रेस में क्या होता है कि ए जो है वो बी भाई साहब को कहता 100 मीटर आगे खड़े हो तुम, और बी कहता सी को कि तुम 100 मीटर आगे मुझसे खड़े हो जाओ। यानी बी से सी कितने मीटर आगे खड़ा होता है, 100 मीटर। और यहाँ कहीं पे ख़त्म होती है रेस। यानी कि हमें दौड़ना कितना, सी को दौड़ना है 100, मतलब 100 + 100 200 कम, यानी 200 कम कितने से, 1000 से। यानी सी को दौड़ना है 800, बी को दौड़ना है 900 और ए को दौड़ना है 1000। अब अगर 81 के स्पीड से दौड़ें तो सी 800 कितनी देर में दौड़ जाएगा, 800/81 में। 800/81 यानी कि 800/81 यानी कि आपको पता है 800/81 यानी कि ये 10 से कम आएगा। ठीक है, यानी कि 10 से कम सेकंड लगेगा इसको। और बी को 900 दौड़ना है 90 की स्पीड से, इनको 10 सेकंड लगेगा। और ए को 1000 दौड़ना है 100 की स्पीड से, इनको भी 10 सेकंड लगेगा। तो यानी बी और सी तो डेड हीट पे खत्म करेंगे रेस, यानी बी और ए डेड हीट पे खत्म करेंगे, यानी एक साथ पहुंचेंगे। जीतेगा कौन, सी। सी कितने सेकंड में दौड़ जाता है, 800/81। 800/81 लगभग 9.8 के बराबर है, ये 9.87 के बराबर आएगा। यानी 9.87 सेकंड 9.87 सेकंड में रेस सी के लिए ख़त्म हो जाती है। और सी के लिए अगर 9.87 मिनट में रेस ख़त्म हो जाती है, 9.87 सेकंड में रेस ख़त्म हो जाती है, तो उतने सेकंड में बाकी दोनों कहाँ होंगे, आप कहेंगे बाकी 100 वाला ये यहाँ पे होगा 987 पे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी, इन भाई साहब की, कौन से भाई साहब के, इनकी, तो ये 90 के स्पीड से कितने दूरी पे होंगे, 90 × 9.87 यानी कि 9 × 98.7, तो गुणा कर लो 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72 और 6 × 78 और 9 × 9 = 81 और 7 × 88। ठीक है, यानी कि ये इतनी दूर, फिर से गुणा कर लो 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 6 × 78 और 9 × 9 = 81, 7 × 88, यानी कि 88.83 मीटर ये तो भाई साहब दौड़ गए होंगे। तो एक भाई साहब 1000, मतलब समझ रहे हो, यानी कि 888.3 सेंटीमीटर या मीटर ये दौड़ गए होंगे, क्योंकि जितने सेकंड में सी पहुंचा उतने सेकंड में दूसरे वाले भाई साहब कितना दौड़े होंगे, 888.3। तो कितने मीटर, 100 मीटर वो ऑलरेडी उनको कम दौड़ना था, यानी उनको दौड़ना था 900 मीटर, जिसमें वो 888 दौड़ गए, यानी कितने मीटर से हारे, 12 मीटर से। अगर हम दूसरे वाले भाई साहब की बात करें तो वो भी लगभग 12-13 मीटर से हारेंगे। लेकिन एसएससी ने 20 क्यों दिया है ये समझिएगा। इन्होंने क्या काम किया, 800/81 जो सी द्वारा लिया गया समय है उसको 9.87 ना लेके 9.8 ले लिया। कितना ले लिया, 9.8 ले लिया, 9.8 ले लिया। अब अगर 9.8 ले लिया तो 9.8 सेकंड में 100 की स्पीड से 980 मीटर दौड़ जाएंगे ए भाई साहब। यानी ए कहाँ पे होंगे, जब रेस सी यहाँ पहुँच चुका होगा, यानी सी यहाँ आ गया तो ए कहाँ पे पहुँच चुके होंगे, यहाँ पे। कितने, 100 की स्पीड से 9.8 सेकंड में 980 मीटर, यानी 1000 मीटर की रेस में 980 दौड़ गए, तो हारे कितने से। अब इसमें कुछ लोग बनेंगे समझदार कि cos c - cos d का फॉर्मूला ऊपर लगा दें, cos c + cos d का फॉर्मूला नीचे लगा दें। नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जब c और d की वैल्यू दी गई है, 45 - 15, 45 + 15 दोनों की वैल्यू पता है, तो आप सीधे सीधे वैल्यू ना पुट कर लो। आप कहेंगे क्यों, मैंने कहा देखो cos a - b, या ऐसे भी कर सकते हो, cos a - b - cos a + b का फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, और बट्टे में cos a - b + cos a, ये होता है 2 cos a cos b। फार्मूला दोनों लिख लीजिएगा। एक तो फार्मूला cos c - cos d का लगा सकते थे, दूसरा cos a - b - cos a + b 2 sin a sin b होता है, cos a - b + cos a + b होता है 2 cos a cos b। अब आपके पास वैल्यू है 2 sin 45 sin 15 बटे cos। अभी एक बात बताओ, अगर आपने ये फार्मूला लगाया तो क्या आपको sin 15 की वैल्यू पता है, क्या आपको cos 15 पता है, नहीं ना। तो ये फार्मूला लिख लेना, लेकिन फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने शुरू में ही कह दिया था फार्मूला नहीं लगाना है, तो ये फार्मूला आप लिख लो, ठीक है। हालांकि आप इसमें फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो cos a - b की जगह पर कितना आ जाएगा 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस cos 60 1/2 बट्टे cos 30 प्लस cos 60 1/2, 2 हर जगह कट जाएगा, यानी ऊपर आया √3 - 1, नीचे आया √3 + 1। √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 2 √3, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 2,
2 से काटोगे तो 2 माइनस रूट 3 आंसर हो जाएगा। देखो ये जो टेबल दिया गया है वो सेल्स दिखाता है 5 कंपनीज का। कहा गया था सेल टर्नओवर ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ सी। ए जो है वो सी का कितना परसेंट, 200 का कितना परसेंट है, 120, 60%। देखो भैया हम हैं सिंपल से आदमी, सिंपल सा प्रश्न है। ए ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैज़ द सेम बेस एंड सेम एरिया। सेम बेस है और सेम एरिया। कहा गया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इतना, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। देखो अगर आपसे कहा गया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने के बजाय समांतर होते हैं। आपसे कहा गया उनका क्या समान है, एरिया बराबर है, इसका बेस भी बराबर है और एरिया भी बराबर। अब आपको सीधे समझना है, जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो किसी ट्राइंगल का, अगर इन दोनों का बेस समान है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेस समान है, एरिया आपको दिया गया। पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्या, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अगर कोई डायगोनल खींच दूं तो उसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, और बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही होगी और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर बेस b है और हाइट h है तो b हाफ इंटू बी इंटू एच, और सेम हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी दोनों जुड़ के b इंटू एच हो जाएगा। यानी आपके पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, 28 गुणे 12। और अगर वो किसी ट्राइंगल के एरिया के बराबर है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस उसका भी 28 है, इंटू हाइट अगर h हो तो 28 से 28 कट गया, 2 गुणे 12 24 आपका लेंथ नहीं मतलब हाइट। कहा गया आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना। अब बढ़ते क्रम में लिखना आप पॉइंट में डिवाइड कर लो, डिवाइड करके भी कर सकते हो और इनका हर बराबर करके। हर कैसे बराबर होगा, यानी कि हर का एलसीएम ले लो, ठीक है। हर मतलब डिनोमिनेटर और अंश मतलब न्यूमरेटर। तो आप देख लो हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो उससे जाओगे तो लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगी। अदरवाइज आप डिवाइड कर लो, 1/11 कितना हो जाएगा, 0.1 के करीब, ठीक है। 2/9 कितना हो जाएगा, 0.22 के करीब। 2/3 कितना हो जाएगा, 0.67 के करीब। और 4/5 कितना हो जाएगा, 0.8 के करीब। अब शुरू कर दो, 1/11 सबसे पहले आएगा, फिर 2/9 आएगा, फिर 2/3 आएगा, फिर 4/5 आएगा। सिंपल सी बात है। देखो कहा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है। देखो ये 24 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, जिसकी लंबाई दे दी गई इसे 5। परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो इसे बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 24 था तो ये 12 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये 5 है, 12 है तो ये 13 क्या हो जाएगा, रेडियस। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। कहा गया एक स्टूडेंट है वो 6 किलोमीटर अपने घर से जाता है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन 6 किलोमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक गया ये मेट्रो स्टेशन, ये 6 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मेट्रो लेता है 60 की स्पीड से, कुछ दूरी जाता है और यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। यहाँ पे स्पीड दी गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी मेट्रो की एवरेज स्पीड है जिस मेट्रो पे वो बैठता है, और अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाता है। कहा गया उसे 3 घंटे टोटल टाइम लगा है, 3 घंटे का टाइम, और एवरेज स्पीड 32 है। तो एवरेज स्पीड 32 है और 3 घंटे यानी टोटल दूरी 96। टोटल दूरी 96 यानी ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 90। 90 को 60 से गया है यानी 1.5 घंटे इधर लगा और बाकी का 1.5 घंटे इस 6 किलोमीटर को चलने में लगा। 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 यानी 6 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 डेज लगते हैं। ए बी एंड सी अगर टुगेदर काम करें तो 10 डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं। बी कहा गया बी टेक्स उतना टाइम लेता है जितना ए और सी मिलके लेते हैं उसका 3 गुना, यानी कि ए और सी मिलके अगर एक्स टाइम लेते हैं तो बी इसका 3 गुना यानी 3x टाइम लेता है। तो कहा गया बी अकेले कितने देर में करेगा। देखो हम मान लेते हैं कि ए और सी 10 दिन लेते हैं, ठीक है, या देखो ए और सी अगर x दिन लेते हैं तो बी 3x दिन लेता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में तो ए और सी मिलके इसका अगर 3 गुना टाइम लेता है तो 3 हिस्सा काम करता होगा, यानी बी अगर 3x दिन में, या ऐसे कहें कि अगर 3 गुना टाइम लेता है तो बी अगर 1 यूनिट काम करता होगा तो ए और सी मिलके इसका 3 गुना, यानी कि ए और सी मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। अब आपको पता चल गया ए और सी 3 यूनिट, बी 1 यूनिट, यानी 4 यूनिट अगर पर डे होता है तो 10 दिन लगता है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 40 यूनिट। अब 40 यूनिट करना किसे है, बी को हमने कितने माना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट एक दिन में 40 यूनिट होने में 40 दिन। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, ये सम ऑफ RS10 is lent by child to his friend to be written in 11 monthly installment of RS1 each। 10 रुपये क्या किए गए, उधार दिए गए, 11 इंस्टॉलमेंट में रीपे करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1 रुपये है
और जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। देखो अगर हम सिंपल सी बात करें कि उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, वैसे इफेक्टिव बात करें कि वो कितने रुपए पे करेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपये तो उसने लिए थे उधार के, और 10 रुपये पे 11 महीने के लिए जो ब्याज लगेगा वो दे देगा। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ मान लो R% पर ईयर है, और 11 मंथ्स यानी 11/12 ईयर्स, तो 12 नीचे आ जाएगा यानी 11/12 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा इससे, यानी आपका जो नेट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 10 + 11R/120, 11R/120, ये इफेक्टिव अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट के केस में बात करें तो इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा, पहले साल जब पहले महीने पे करने जाएगा तो 1 रुपये पे करेगा, और 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज पे करेगा, यानी 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 + 1 इंटू R, प्रिंसिपल 1 इंटू रेट R इंटू कितने महीने का, 10 महीने का, यानी कि 10/1200 हो जाएगा, प्लस अगला 1 रुपये पे करने जाएगा तो 1 रुपये पे करेगा, और 1 रुपये पे 9 महीने का ब्याज पे करेगा, यानी 1 इंटू R इंटू 9/1200, 9/12 ईयर है और 100 बटे में आता है। फिर अगला 1 रुपया पे करने जाएगा तो ऐसे 1 रुपीज़ पे करेगा, और प्लस 1 रुपये पे 8 महीने का ब्याज। ऐसे लास्ट वाला जब पे करने जाएगा तो वो पे करेगा 1 रुपये, मतलब लास्ट सेकंड, यानी कि लास्ट वाला तो 1 रुपये पे करने जाएगा, और लास्ट सेकंड कितना पे करेगा, 1 रुपये पे करेगा, और 1 रुपये पे कितने महीने का, जैसे 10 महीने का ब्याज पे किया था, 9 महीने का ब्याज पे किया, लास्ट वाले महीने जब पे करने जाएगा उस साल, मतलब उस महीने तो केवल 1 रुपये, उससे पहले वाले महीने 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज पे करके आएगा, यानी 1 इंटू R इंटू 1/1200। अब आप देख पा रहे होंगे कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई टोटल, 10 से लेके 1 तक, एक इधर 10 इंस्टॉलमेंट, यानी देखो ये 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, और ये ऐसे बीच में आई होंगी, यानी कि पहले महीने 1 प्लस इतना पे किया, दूसरे महीने 1 + R 9 महीने का ब्याज, फिर तीसरे महीने 1 + 1 रुपीज़ पे 8 महीने का ब्याज, फिर ऐसे चौथे महीने 1 + 1 रुपये पे 7 महीने का ब्याज, फिर ऐसे 1 रुपये + 1 रुपये, मतलब ब्याज उसका कितना बन रहा होगा, अरे पहले महीने के लिए इतना ही तो ब्याज बनेगा, दूसरे महीने के लिए इतना ही तो ब्याज बनेगा, तीसरे महीने के लिए इतना, ऐसे 11वें महीने 1 रुपये पे करके। तो आप देख पा रहे होंगे 1 रुपये 1 कितनी बार आएगा, 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 प्लस, अगर इसमें R/1200 कॉमन ले लें तो बनेगा 10 + 9 + 8 + डॉट ऐसे से 1 तक, ये तो बनेगा। हमने कहा 1 रुपये पे 10 महीने का ब्याज, 1 रुपये पे 9 महीने का ब्याज, ऐसे ऐसे डॉट 1 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, और फिर लास्ट में केवल 1 रुपये, ये इफेक्टिव रुपया बनेंगे। अब आप एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा, आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा कितना हो गया 11, ये समझ आ रहा है ना इतना। आप देखो ये कितना हो गया 11 प्लस R/1200 इंटू 1 से लेकर 10 तक का योग 55। ये वो अमाउंट है जो पे किया जाना चाहिए, और ये भी वो अमाउंट है जो पे किया जाना चाहिए। अगर दोनों सेम अमाउंट है तो आप कहेंगे दोनों बराबर होंगे, तो 5 से कर दो 11, ये बचा 240, यानी 11 + 11R/240 बराबर 10 + 11R/120। तो यहाँ से 11 में से 10 चला जाएगा 1 बराबर 11R/120। देखो ये इधर बच रहा है 11R/120, इधर 11R/240, तो घटेगा तो 11R/240 हो जाएगा। यानी यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240/11, यानी 11 दूना 22, 18 बचेगा, 11 का नम 11 दूना 22, 20 बचेगा, 11 का नम 11 बचेगा 9/11%। समझ आ गया, चलो बहुत सुंदर है। देखो दो संख्याओं का जो योग है वो 680 है। बिगर नंबर को 15% डिक्रीज किया जाए और स्मॉलर नंबर को 15%, तो रिजल्टेंट नंबर इक्वल हो जाए। देखो पहली नंबर मान लो A है तो दूसरी 680 माइनस A है। बोलो क्लियर है। अब आपसे कहा गया पहली संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। आप ऐसे न मानो, पहली संख्या मान लो A है, दूसरी संख्या मतलब दूसरा पार्ट B है। पहली को 15% बढ़ाया जाता है यानी 115% किया जाता है, यानी 23/20 किया जाता है। और इसको 15% कम किया जाता है यानी 85% किया जाता है, यानी कि 17/20 किया जाता है। आपने कहा दोनों संख्या दोनों पार्टों का अनुपात हो गया 17:23, 17-23 40, 40 बराबर 680, 1 बराबर 17, 1 बराबर 17। तो आपको बताना है स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर कौन सी हो जाएगी A × 23।
अगर b गुणे 17 के बराबर है तो स्मॉलर नंबर कौन सी हो जाएगी, a पार्ट, यानी 17 गुणे 23 यानी कि 291 आपका स्मॉलर नंबर। सिंपल सी बात है, a प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 4ab यानी 4 × 9 36, 64 36 का वर्गमूल। एक सर्कल के बारे में बात की गई, कहा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब सिंपल सी बात, पहले से टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको पता है कि दोनों इसके एंड पे ड्रा की गई, एंड पे ड्रा की गई यानी कि ये भी पर आपको पता है कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है टेंजेंट को उस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो त्रिज्या जो वृत्त के स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पे टच करती है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी ये भी लंबवत ये भी लंबवत। अगर एक रेखा खींच रही इधर भी 90 इधर 90 यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो पहला सही है। रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर एक कॉर्ड है उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो ये बाइसेक्ट करती है, बिल्कुल सही है ये भी। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि सेंटर से पास होने वाली कोई जीवा कॉर्ड होती है और कॉर्ड सबसे लंबी जीवा होती है, बिल्कुल सही। आपका कहता है पेरीमीटर डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज। अब एक बात बताओ, एक जीवा है, ठीक है, अगर जीवा बड़ी है तो आपको पता है सेंटर से पास होगी, अगर छोटी है तो सेंटर से दूर होती जाएगी, लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं छोटी जीवा पास होगी और बड़ी जीवा दूर होगी, तो ये गलत है। क्लियर हो गया। देखो सीता के बारे में कहा गया कि 3000 का जूसर था, 20% का डिस्काउंट मिला और 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिला अगर वो कैश में देती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितना पैसा पे करना पड़ा, मुझे नहीं कर दो। 3000 पे 20% डिस्काउंट यानी 600 का डिस्काउंट, अब बचा 2400 रुपये का। 2400 पे 5% डिस्काउंट, 2400 का 1% 24, 5% 120 यानी 2400 से 120 रुपये कम यानी 2280 रुपये पे करना है। क्लियर। देखो कॉसेक 15 और सेक 15 की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है। कॉसेक 15 और सेक 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो कॉसेक 15 1/sin 15, ये 1/cos 15, तो हम लिख सकते हैं 2/2 sin 15 cos 15। हमने क्या किया, हमने इसको 1/sin 15 इसको 1/cos 15 लिखा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, सिंपल सी बात। 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a, यानी 2/sin 2a की वैल्यू sin 2 × 15 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 × 2 4। जो पाई चार्ट जो है वो 6 कंपनीज़ का प्रोडक्शन दिखाता है, टोटल प्रोडक्शन 15,000 है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर आते हैं, ठीक है। कहा कि J1 जो है वो एवरेज प्रोडक्शन है F3 और F6 का। F3 कहाँ पे, यहाँ पे, F6 कहाँ है, यहाँ पे। दोनों का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 6, 5, 11 का आधा 5.5, यानी J1 बराबर दिया गया 5.5%, 5.5%, ठीक है। J2 क्या है, J2 है डिफरेंस किसका किसका, F1 और F4 का, F1 और F4 का डिफरेंस 8। अब जो आपको निकालना है वो है J2 माइनस J1, J2 माइनस J1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 5.5 यानी 2.5%। आपको टोटल प्रोडक्शन कितना दिया गया 15,000, 15,000 का 1% कितना हो जाएगा 150, तो 2.5% कितना हो जाएगा 150 गुणे इतना यानी 15 गुणे 25 यानी कि 375। क्लियर हो गया। SCF दिया गया, दो संख्याओं का 17 है एंड अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 11 एंड 19, स्मॉलर नंबर बता। देखो अगर 2 फैक्टर LCM के दे दिया जाए A और B अदर, और SCF दे दिया जाए D, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है, या ऐसे समझो कि अगर SCF किसी संख्या का D है और उसके LCM के अदर 2 फैक्टर A और B हो जाएं, ठीक है, तो वो पहली संख्या हो जाएगी D × A, दूसरी संख्या हो जाएगी D × B। SCF दिया गया 17, अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर 11 एंड 19, ठीक है। तो स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स बताना है, स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स कौन सी हो जाएगी D × A, यानी कि 17 × 11 187, बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 17 × 19, ठीक है, कितनी हो जाएगी 323 बड़ी वाली। क्लियर। प्रश्न देखो, यहाँ पे 1 - cot A को क्या लिख सकते हैं, या छोड़ो 1 - cot A को लिख सकते हैं 1/1 - tan A लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है cos A, हर बराबर कर लो। 1 - tan A कैन बी रिटन 1 - sin A अपॉन cos A, तो cos A ऊपर चला यानी cos स्क्वायर है और नीचे बचेगा cos A माइनस sin A, ठीक है। इधर बचेगा sin A अपॉन 1 - cos A अपॉन sin A यानी sin स्क्वायर है बटे में sin स्क्वायर है बटे में कितना हो जाएगा sin A माइनस cos A, ठीक है। अब देखो अगर हम हर बराबर करें तो cos A माइनस sin A माइनस cos A, यानी हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा कितना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा cos A माइनस sin A। अब देखो नीचे आ जाएगा cos A माइनस sin A,
कॉस ए माइनस साइन, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होता है कितना है, कॉस ए प्लस साइन है इंटू कॉस ए माइनस साइन है। तो कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है कट जाएगा, नहीं आपका बचेगा कॉस ए प्लस साइन है। क्लियर। देखो आपको दिया गया ए प्लस बी, आपको इसका क्यूब दिया गया। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करने जाएँ इस वाले का, तो बनेगा ए क्यूब यानी 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब यानी कि 361 इसकी वैल्यू दी गई, प्लस 3ab यानी 3 इंटू 2p इंटू क्यू यानी 6 इंटू पी क्यू इंटू ए प्लस बी यानी कि 2p प्लस क्यू यानी 19। ये बराबर कितना बनेगा, 19 का क्यूब। 19 का क्यूब कितना होता है भैया, 19 का क्यूब मैं भूल गया, 19 का क्यूब कितना होता है, 361 गुणे 19, तो कितना होता है बताओ, 361 गुणे 19। 19 का क्यूब मुझे नहीं याद है, बताओ मैं टीचर हूँ, बताओ। ठीक, 19 का क्यूब भी लिख सकते हैं ना। अब देखो मान लो मुझे नहीं याद है तो क्या करेंगे, 19 से इसका पावर कट जाएगा, ये बचेगा 2, यहाँ कटा, ये 19 है। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ठीक है, 361 में से 19 घटेगा कितना बचेगा, 342 यानी 6p क्यू बराबर 342। तो p क्यू कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 57। देखिएगा x y और z की वैल्यू दी गई। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करो तो 0 आएगा। x y प्लस जेड अगर 0 हो तो आप कहते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3xyz होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 3 इंटू एक्स 12 36 माइनस 2 माइनस 72 और गुणे 10 प्लस का 720, बिल्कुल सही है। 3xyz की वैल्यू 720, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, x प्लस वाई दिया गया, 4xy दिया गया, तो आपको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप अगर यहाँ 2x प्लस 2y की बात करें तो ये 96 हो जाएगा, या आप x प्लस वाई ही लिख लो। x प्लस वाई दिया गया है, x y दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर 2304 माइनस 2xy यानी कि 64 यानी कितना हो जाएगा, 2240। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2240 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 से गुणा कर दोगे 8960, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। एक औरत है 9 आम खरीदती है 90 रुपये का, 10 आम 95 रुपये का, यानी एक 10 के भाव से खरीदती है, एक 9.5 के, अच्छा सॉरी 10 के भाव से खरीदती है, 9.5 में भेज देती है, यानी कि 50 पैसे का नुकसान 10 रुपये पे, यानी 5% लॉस होता है। देखो आपको दिया गया ABCDE 5 कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मतलब डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दिखाया गया। कहा गया X% ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बाई कंपनी C इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी B, तो X की वैल्यू बतानी है। देखो X% डिमांड ऑफ कंपनी C, डिमांड ऑफ कंपनी C, डिमांड कौन सी है, 2500, 2500 का X%, 2500 का X% कितना हो जाएगा, 2500 इंटू X बटे 100 यानी 25x, ये बराबर है इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपनी बी, यानी कि कंपनी बी के प्रोडक्शन के, यानी किसके बराबर है, 600 के। 25x बराबर 600 तो x बराबर 24। समझिएगा, कहा गया 4 डिजिट पिन है, मान लो ABCD ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इसके अलग अलग डिजिट है। कहा गया डिजिट सेटिस्फाई B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C, तो पिन इज डिविजिबल बाई। देखो अगर हमें इस तरह की संख्या दी गई B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C, तो हम पहले कहते हैं B बराबर 2A है, ठीक है लिख लेते हैं, या हम सबसे पहले कहते हैं B बराबर कितना है 2A, तो B की जगह पे 2A लिख देते हैं, तो C बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2A यानी 4 है, और D बराबर कितना है 2C यानी कि D बराबर 8 है। तो आपको सबकी वैल्यू मिल गई, B बराबर 2A है, C बराबर 4 है, D बराबर 8 है। अब हमें संख्या दी गई ABCD, तो ये ABCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000A, 100B, 10C और D। अब देखो D की वैल्यू कितनी है 8 है, यानी इसकी जगह पे 8A लिख दो। 10C यानी कि 10 इंटू 4 यानी 40A लिख दो। B बराबर 2A यानी कि 200A लिख दो, और ये A है यानी 1000 प्लस 200 1200, 1240 और 8 1248 लिखा हुआ है। अब A की कुछ भी वैल्यू हो, क्या 1248 5 से कट रहा है, नहीं, तो ये गायब हो गया। क्या 1248 7 से कट रहा है, नहीं, तो ये गायब हो गया। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय, अब A की वैल्यू 7 हो जाए तब ये 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं डिविजिबल। अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 से क्या डिविजिबल है, नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी आपका एक ही देखो 13 से डिविजिबल है, 13 9 117, 7 78, 13 6 78, यानी कि 1248 से हमेशा 2 3 और 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है,
एक चीज़ और, अगर ए की वैल्यू 7 हो जाए तब ये 7 से भी डिविजन, लेकिन ए की वैल्यू केस हो जाएगा, उस केस की बात नहीं की गई, ये एवरी टाइम की बात की गई है, ठीक है। एक हॉर्स है, वो फील्ड को ग्रेज कर रहा है, यानी चल रहा है, ठीक है। ये रोप से बांधा हुआ है। हॉर्स मूव्स फ्रॉम ए टू बी मेकिंग एन आर्क एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखो इस तरह से, ये मान लो हॉर्स यहाँ से यहाँ तक, ये ए है, ये बी तक जाता है, 70 डिग्री के कोण तक चल पाता है। तो आपको बताना है कितना एरिया, पूरा एरिया अगर 360 डिग्री होता है तो पाई आर स्क्वायर, 70 है तो 7/36 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू 6 गुणे 6, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 36 से 36 कट गया, यानी कितना 22 मीटर स्क्वायर चलेगा। देखो ए बी सी और डी एफ हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर उनके एरिया का रेशियो इतना है तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12, यानी 7/12। अगर डी एफ की साइड की बात करूँ 16.80, इसके साइड हमसे पूछी गई, तो 12 से 1 कटेगा 1.4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.4 × 7 यानी 9.8। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो, कहा गया ये गलत लिखा है, ये कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 60% मिल्क। अब इस मिक्सचर का देखो 60% इसमें दूध था, ठीक है। इस मिक्सचर से कुछ दूध निकाला जाता है और उसको 50% से क्या किया दिया जाता है, मिक्स, यानी जितना निकाला गया उसको 50% मिक्स वाले सोल्यूशन से मिक्स कर दिया, और जो रिजल्टेंट बना वो 52% बना। अब आप देखो 60, 50 और 52, 60, 50 का रिजल्टेंट 52 बन रहा है, तो 60 में से 52 जाएगा 8, 52 में से 50 जाएगा 2, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको, यानी कि कितना पार्ट निकाल लिया गया 4। टोटल पार्ट कितना था 4 1 5, यानी कि कितना पार्ट निकाला गया, ये हिस्सा कितना है 4, टोटल कितना बना 4 1 5, यानी कि 4/5 हिस्सा निकाला गया है मिक्सचर का। क्लियर हो गया, 4/5 हिस्सा निकाला गया है। क्लियर हो गया। देखो कहा गया ये जो मोबाइल सिम कार्ड है 4 स्टेट यूटी में वो दिखाया गया, डायग्राम पढ़ो। जियो, बीएसएनएल और एयरटेल की बात की। कहा गया इन विच स्टेट यूटी इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स ऑफ बीएसएनएल सिम कार्ड। सबसे कम बीएसएनएल के उपभोक्ता कहाँ पे, यहाँ पे 15 हैं, यहाँ पे मतलब 15 लाख हैं, यहाँ पे 20 लाख हैं, यहाँ पे 10 लाख हैं, यहाँ पे 25 लाख। तो सबसे कम कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली वाले फ्री के आदि। बच्चा सा है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में आप देखो 72 कैन बी रिटन एज 6 × 12, कैन बी रिटन एज 6 × 12। 108 कैन बी रिटन एज 6 × 18। क्लियर। और 2010 कैन बी रिटन एज 6 × 6 3 जा 6 5 जा, ठीक है। क्योंकि देखो 300 का 6 से गुणा करोगे 1800 और 35 का 6 से गुणा करोगे 210, तो 1800 और 210 2010 हो जाए। अब बताओ 12, 18 और 335 में क्या कुछ कॉमन है। इसके फैक्टर जो है वो 5, देखो 5 से काटोगे तो कितना आएगा 5 और 67, 5 और 67 किसी के फैक्टर नहीं, तो इनका एचसीएफ जो हो सकता है वो 6 हो सकता है, ठीक है। देखो जब आपको कोई चीज़ दे दी गई हो, मान लो सेक थीटा x है, तो 1/cos थीटा कितना हो जाएगा 1/x। x + 1/x अगर आपको 2 दे दिया जाए तो आप सीधे कह देंगे कि x बराबर 1 हो जाएगा, यानी सेक थीटा 1, तो सेक थीटा 1 तो cos थीटा भी 1, यानी कि 1 + 1 आपका आंसर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्लियर। ये जो आपका बार चार्ट है वो एक्सपोर्ट दिखाता है एक सर्टेन कमोडिटी का 2014 से लेकर 2020 तक। कहा गया फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज लेस एक्सपोर्ट ऑफ पी देन एवरेज। एवरेज से कम कितने सालों में था। पहले आप एवरेज निकालो। आपको एक चीज़ आइडिया लग गया होगा कि देखो ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो यानी कि एवरेज यहाँ कहीं पे होगा। तो आप अगर तुक्का भी मारना है तो आप कह सकते हो इन तीनों में 3 या 4 के अराउंड होगा, जिससे कम होगा 3 या 4 से। एवरेज आपको पता है एवरेज हायर साइड में, क्योंकि हायर साइड ज़्यादा है तो हायर साइड में लाई करेगा, हायर साइड में लाई करेगा, यानी कि एवरेज कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे 3 या 4। अब आप ऑप्शन में देखो 3 या 4 दिए गए हैं दोनों, फिर कैलकुलेट करो, ठीक है। आप केवल 3 दिया होता तो आप 3 मार्क कर देते। ये तुक्का मारने का एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी एवरेज निकाल लो तो 300, 650, 950, 2250, 1200, 3450, 4250, 4650, 5650, ये 5900 और 6900। 6900 को कितने से डिवाइड करना है 3 3 6 1 7 से। 6900 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 63 और 7 8 56, यानी कि 980 के अराउंड होगा। अब 980 से कम कितने उसमें है, देखो 980 से कम ये है 980 से कम ये है, तो कितने सालों में कम है 980 से 3 सालों में। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 ही पूछा गया था,
एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 है, 10% का डिस्काउंट दिया गया तब भी 12.5% का गेन होता है। देखो 800 पे 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है 720 की बिकी, और 12.5% का डिस्काउंट मतलब कि अगर 8 की खरीदी गई थी तो 1/8 का लाभ यानी 1 रुपये का लाभ यानी कि 9 सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस आपको 9 रेशियो दिया गया, 9 रेशियो बराबर 720 है तो 1 रेशियो बराबर 80, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 8 गुणे 880। अच्छा ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, आप ऐसे देखो मैंने उल्टा कैलकुलेट कर दिया। अच्छा चलो ये पहले कर लेते हैं, 9 बराबर 720 तो 8 1 बराबर 80 यानी 8 बराबर 8 गुणे 80। अगर आपको 800 मार्केट प्राइस दिया गया होता तो कॉस्ट प्राइस आ जाता, अब आपको उल्टा यहाँ पे दिया गया, ये दूसरा प्रश्न बन गया, ठीक है। आपको दिया गया कॉस्ट प्राइस 800 है और हमें लाभ कितने का हो रहा है 12.5% का यानी 1/8वें हिस्से का, यानी सेलिंग प्राइस 800 का कॉस्ट प्राइस और 100 रुपये लाभ यानी 900 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। और 900 कब सेलिंग प्राइस है जब 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट किस पे मार्केट प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस का 90% पे बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का 90%, मार्केट प्राइस का 90% 900 तो 1% 10, 100% 1000। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज दिया गया जिसकी साइड दी गई। अब आपसे कहा गया एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता हो, यानी कि इसको परिवृत्त का त्रिज्या यानी परित्रिज्या पूछी गई। तो परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में अंतर क्या होता है, अंतः त्रिज्या वो वृत्त तो होता है यानी कि इनर सर्कल वो सर्कल होता है जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करे, और आउटर सर्कल यानी सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से होके जाए। अब आपने कहा कि अगर इसकी रेडियस ब्लू वाले की रेडियस बतानी होती है होता है साइड अपॉन 2√3, और अगर आउटर की बतानी है तो ये a/√3 होता है, ठीक है। आपको बतानी कौन सी है, सर्कम सर्कल की जो इसको घेरता हो, तो सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी 9/√3 यानी 3√3 सेंटीमीटर। क्या कहा गया, कहा गया शिवा की जो मंथली सैलरी है वो 75,000 है, वो 12,000 हाउस होल्ड आइटम पे, 14,000 LIC पे, 15,000 चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, 10,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे, और उसके बाद सेविंग इतनी है पर मंथ की, एंड ही डोनेट्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू एन ऑर्फेनेज, ऑर्फेंस या ऑर्फेनेज जो भी पढ़ते हो, द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम दैट ही डोनेट्स। देखो सबसे पहले देखो 75,000 कमाता है, 12,000 इधर खर्च कर दिए, बचा 63 में से 14,000 LIC पे खर्च कर दिए यानी बचा कितना 63 में से 14,000 यानी कि बचा कितना 49,000, 49 में से 15 एजुकेशन पे खर्च कर दिया यानी बचा कितना 34,000, 10,000 मिसलेनियस पे रखता है यानी 24,000 बचा, 24,000 में से सेविंग्स आर 21,000 यानी कि 24 में से 21,000 सेविंग कर लिया, तो डोनेट कितना करा 3,000, कितना डोनेट करा 3,000, 3,000 75,000 का कितना परसेंट है यानी 3,000 बटे 75,000 गुणे 100 यानी कि 750 बचेगा, 750 चौको यानी कितना परसेंट 4%। ये जो लाइन ग्राफ है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाता है, ठीक है, एक कंपनी का 2010 से 2015 तक के, ठीक है। अब आप ग्राफ को पढ़िए, कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज मोर देन कंपनीज इंपोर्ट। देखो लाइन ग्राफ क्या करता है, एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का क्या दिखाता है रेशियो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब रेशियो दिखाता है इसका मतलब कि ये दिया गया है एक्सपोर्ट बटे इंपोर्ट, अगर ये ग्रेटर देन 1 है ये रेशियो यानी कि 1 से ज़्यादा है तो यानी कि एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट। आपसे क्या पूछा गया, एक्सपोर्ट कितने सालों में इंपोर्ट से ज़्यादा था, जहाँ पे रेशियो 1 से ज़्यादा है वो, तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 4 सालों में ऐसा है 2011, 13, 14 और 15 में जब एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट। देखो अच्छा प्रश्न है, क्या कहा गया, कहा गया tan 40 दिया गया तो tan इतने की वैल्यू बतानी। आपको पता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होता है tan a माइनस b, यानी कि ये कितना बनेगा tan a माइनस b यानी कि tan 320। अच्छा प्रश्न है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b यानी कि tan 320 माइनस 310 यानी कि tan 10 डिग्री हो जाएगा। tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cot 80 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस 80 बराबर tan, देखो tan 10 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा यानी cot 80, cot 80 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 80 लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 80 कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan 2 इंटू 40, और tan 2 थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर बटे में है और इसको थीटा माने तो tan 2 थीटा दिया हुआ है यानी 1 अपॉन tan 2 थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 40 ऊपर, और बटे में 2 tan 40 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 40 यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये जो टेबल है वो दिखाता है फॉरेन ट्रेड दो कंपनीज का 5 सालों में, ठीक है। अगर व्हाट इज टोटल फॉरेन ट्रेड बाई कंपनी एम इन अल्फा IPS, एम का 5 सालों का बताना है, जोड़ लो फटाफट। तो ये कितना हो गया 100, 100, 200, 200, 400, 600, 700 इधर हो गया,
700 इधर हो गया और एक ये 800 हो गया, 85 55 कितना हो गया 140 और 70 210, यानी कि 800 और 210 1010 आपका आंसर हो गया। एक ट्रेन है ट्रेवल करती है 18 मीटर पर सेकंड से 5 मिनट तक, 7.5 किलोमीटर नेक्स्ट 10 मिनट में और 12 किलोमीटर अगले 10 मिनट में ट्रेवल करती है। एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे। 18 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा 18 गुणे 5/18, यानी कि 5, देखो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो किससे गुणा करते हो 18/5 से, यानी कि ये कितना हो गया 18 × 18/5 इसकी स्पीड है, ठीक है। और इससे 5 मिनट तक ट्रेवल करती है। 5 मिनट तक ट्रेवल करने का मतलब 5/60, ये किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड हो गई। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कितनी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें टोटल टाइम तो पता है लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पता, तो आपने कहा स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। स्पीड तो आपके पास है 18 गुणे 18/5 और इस टाइम कितना है 5/60 घंटे का। अब काट पीट लो, 6 3 18, 6 10 में 60, 2 5 10, 2 9 18, 27/5 यानी कि 5.4 किलोमीटर पहले चलता है वो, ठीक है। दूसरे केस में 7.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर तीसरे केस में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करी 12 7 19 5 24.9 किलोमीटर, 24.9 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है कितने घंटे में। तो 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ 15 मिनट हो गया और 10 मिनट यहाँ 25 मिनट। 25 मिनट कितना होता है 25/60 घंटे, यानी 25 तो नीचे है और 60 ऊपर चला गया, ठीक है। ये 0 हटा, यहाँ से हट गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो पहले गुणा कर लो। 250 गुणे 6 कितना होता है 1500, 1500 में से 6 घटा दो 1494/25 करना है। 25 से काटोगे 25 पंचे 125, आपका बचेगा 244, 25 नवैया 225 और ये बचेगा आपका 19 25 8 200 के करीब, 59.8 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड। देखो अगर ऐसा दिया जाए x + 1/x = k, ठीक है, तो आप ऐसा समझो या ऐसे करो। देखो r/13 + 1/r/13 दिया गया, या आप ये सब छोड़ो, दोनों पक्षों का मतलब हर बराबर कर लो, तो ये हो गया r² + 13 का स्क्वायर और इधर बचेगा 13 × r, जिसको इधर ले आओ 13 × r, ये बराबर कितना दिया गया 1। क्लियर हो गया। अरे हमने क्या कहा 0 दिया गया, समझो बात को। हमने क्या किया r × r + 13 × 13 बटे 13 × r बराबर 1, तो 13 × r इधर ले आएंगे। अब आपके पास बचा इतना, अगर हम r + 13 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा। r + 13 से इधर गुणा करा, समझिएगा बात को, और r + 13 से 0 में गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा। अब आप देखो a + b × a² + b² - ab, ये क्या होता है a³ + b³, यानी r का क्यूब + 13 का क्यूब 2197, ये बराबर कितना है 0। r³ + 2197 अगर 0 है तो r³ कितना हो जाएगा -2197। प्रश्न देखो आपको दिया गया a/b + b/a बराबर -1, a - b बराबर 2, तो a³ - b। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो a² + b² = -ab आएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं a² + b² + ab = 0 हो गया, ठीक है। हमें पता है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + b² + ab, जिसकी वैल्यू 0 है, यानी कि a - b × 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लाल 0। देखो सिंपल इंटरेस्ट पे जब इंस्टॉलमेंट की बात आए तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा अगर दिमागी बनोगे तो प्रश्न गलत कर दोगे। आपको जो पे करना है वो 2000 रुपये 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। देखो हमें टोटल रुपया कितना पे करना है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, इफेक्टिव अमाउंट कितना पे करना है 2000 रुपये था, 5% की रेट से 3 साल का, यानी कि 15% इंटरेस्ट, यानी 15% इंटरेस्ट, यानी 300 रुपये इंटरेस्ट, यानी हमें पे कितना करना है 2300 रुपये। 2300 रुपये हमें पे करना है, यानी इफेक्टिव अमाउंट हमारा इतना है। अब इंस्टॉलमेंट अगर x रुपये की हो तो पहले साल जाएंगे x रुपये पे करेंगे, और मतलब x रुपये तो पे ही करना है, और उसके साथ साथ x रुपये पे 2 साल का इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि पहले साल जब हम जा रहे हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट पे करने वाले हैं x रुपये पे, क्योंकि 3 साल की बात की गई तो 3 से 1 कम, 2 साल का 5% की रेट से, यानी 10%, x का 10% कितना हो जाएगा x/10 पे करेंगे, ठीक है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो x रुपये और x जो रुपये हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, उस पे कितने रुपये का, आप पहले साल जब गए थे तो 2 साल का इंटरेस्ट पे किया था, अब जाएंगे दूसरे साल जब जाएंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 1 साल का कितना होता है 5%, x का 5% कितना हो जाएगा x/20, और तीसरे साल जाएंगे तो कितना पे करके आएंगे केवल x रुपये, क्योंकि x की इंस्टॉलमेंट, और ये जो तीनों रुपये मिलके ये हमारा 2300 का डेप्ट मतलब अदा कर देंगे, कर्जा अदा कर देंगे।
जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और ये x बटे 10 प्लस x बटे 20 यानी कि 3x बटे 20। तो आप सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 3x बटे 20 तो कितना हो जाएगा 63x बटे 20, और ये हमारा कितना है 2300 रुपये के बराबर। x क्या है इंस्टॉलमेंट, तो 20 का इधर गुणा हो जाएगा यानी 63x बराबर कितना हो जाएगा 2300 गुणे 20 यानी 46000, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 63 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 63 से डिवाइड करोगे 63 से बन जाए यानी कि आपका 730 10 बटे 63 आ जाएगा, बात खत्म। देखो 6 7 42 यानी 700 के अराउंड, और हर 63 होना चाहिए, ऑप्शन में देख लेना, ये नहीं होगा 700 के अराउंड, 700 से बड़ा ही होगा क्योंकि 7 बार जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेना, ये भी नहीं होगा, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। 2 आदमी हैं ए और बी 6 और 10 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं, अल्टरनेट काम करना शुरू करते हैं। ए 8 बजे स्टार्ट करता है तो कितने बजे काम खत्म हो जाएगा, पहले घंटे कौन जाता है ए, दूसरे घंटे कौन जाएगा बी, ए स्टार्ट करता है, ठीक है। ए 6 घंटे में कर सकता है, बी 10 घंटे में। टोटल वर्क 6 और 10 का एलसीएम यानी 30 यूनिट हो तो ए घंटे में 6 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 5 करता होगा, और बी जो है 10 घंटे में 30 यानी 1 घंटे में 3 करता होगा। अब पहले घंटे ए गया, दूसरे घंटे बी, यानी 2 घंटे में कितने यूनिट काम हो जाएगा 5 3 8 यूनिट, 2 घंटे में 8 यूनिट, यानी कि 6 घंटे में कितना हो जाएगा 24 यूनिट, 6 घंटे में कितना हो जाएगा 24 यूनिट। अब 7वें घंटे कौन जाएगा, जो स्टार्ट करता है वो पहले तीसरे 5वें 7वें घंटे जाता है, यानी 7वें घंटे ए जाएगा, वो कितना यूनिट कराएगा 5 यूनिट, यानी अब टोटल काम कितना हो चुका 29 यूनिट। अब बचा कितना है 1 यूनिट, करने कौन जाएगा बी, बी 1 दिन में करता है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट करने के लिए 1/3 दिन लगे, तो टोटल डेज कितने लगे, आपने कहा इधर देखो 7 दिन इधर लगे थे और 1/3 दिन और, यानी 7 सही 1/3 दिन या 7 सही 1/3 घंटे। देखो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया दिया गया तो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, आपको पता है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की, अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की, ठीक है, आपसे साइड का रेशियो पूछा जाए, एरिया का साइड का रेशियो पूछा जाए, एल्टीट्यूड का रेशियो पूछा जाए यानी ऊंचाई का रेशियो पूछा जाए, मीडियन का रेशियो पूछा जाए, पेरीमीटर का रेशियो पूछा जाए, तो वो हमेशा होता है अंडर रूट में उनके एरिया का रेशियो के बराबर। या हम उल्टा कहें कि एरिया का रेशियो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के स्क्वायर के, पेरीमीटर के किसी एक के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब आपने कहा इनकी एरिया का रेशियो 324 289 है, यानी कि 324 का वर्गमूल 18 और 289 का वर्गमूल 17, यानी 18/17 इनके साइड्स का रेशियो या एल्टीट्यूड का रेशियो हो जाएगा। पाई चार्ट जो है वो एक स्टूडेंट का डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स दिखाता है, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, कहा कि मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन इंग्लिश एंड साइंस। मैथमेटिक्स कौन सा है ये वाला, इंग्लिश कौन सा है ये वाला। मैथमेटिक्स और हिंदी की बात की गई, मैथमेटिक्स और हिंदी यानी कि 90 70 160 ये पूछा गया। इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश कौन सा है ये वाला और साइंस कौन सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यानी 55 और 80 135 से कितना ज़्यादा है, 135 से 160 कितना ज़्यादा है 25, बस बात खत्म। ट्रेन ए है 81 के स्पीड से 72 सेकंड रन करती है, तो मतलब 72 सेकंड रन करती है तो ट्रेन बी को ओवरटेक कर पाती है, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रन करें तो 36 सेकंड लगता है एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं, ओके कहा गया ट्रेन ए 81 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 सेकंड रन करती है, तब ट्रेन बी को ओवरटेक कर पाती है अगर वह सेम डायरेक्शन में, यानी ये ट्रेन ए है, ये 81 इसकी स्पीड दी गई है, 72 सेकंड रन करती है, तब ये इसको ओवरटेक कर पाती है अगर सेम डायरेक्शन में। अब कहा गया अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वो 36 सेकंड लेती हैं, 36 सेकंड लेती हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। अब अगर इसकी लंबाई 600 मीटर है तो आपको बताना है ट्रेन ए की लंबाई। समझिएगा बात को, देखो 81 के स्पीड से अगर इसकी स्पीड x हो, ठीक है, तो 81 अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 81 माइनस एक्स। 81 माइनस एक्स से 72 सेकंड रन करती हैं। देखो आप पहले किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलो, यानी 5/18 से गुणा करो, ये तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और इस स्पीड से 72 सेकंड रन करेंगी तब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक दूसरे को क्रॉस करने में चली गई दूरी कितनी होती है भैया, एक दूसरे को क्रॉस करने में चली गई दूरी कितनी होती है, इनकी लंबाइयों के योग के बराबर, यानी ये हो गया L1 + 600 के बराबर। दूसरे केस में आपसे क्या कहा गया कि अगर वो एक दूसरे की तरफ दौड़े, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 81 + x हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा, कितने सेकंड लगते हैं 36 सेकंड। दूरी कितनी कवर करेंगे, वही L1 + 600, क्योंकि चाहे सामने एक दिशा में दौड़ के पार करें या विपरीत दिशा में, दूरी तो बराबर रहेगी, यानी ये दोनों आपस में भी बराबर हो गए। तो 5/18 से 5/18 कट गया, 36 से 72 कट के 2 हो गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ 81 - x बराबर 81 + x, यानी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 81,
यानी x बराबर कितना हो जाएगा 27। x बराबर 27 हो गया तो आप वैल्यू पुट करके L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 27 अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 27 यानी कि 54 5/18 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। 15 गुणे 72 कितना हो जाएगा 1080। 1080 बराबर L1 प्लस 600 यानी L1 बराबर कितना हो जाएगा 1080 माइनस 600 यानी कि 480। क्लियर। देखो एक एरोप्लेन है 14 किलोमीटर ईस्ट जाती है, ठीक है। मान लो ऐसे हो, ये नॉर्थ हो, ये ईस्ट हो, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 किलोमीटर ईस्ट जाती है, हमने कहा ठीक है 14 किलोमीटर ईस्ट चली गई, ये 14 किलोमीटर गई। फिर उसके बाद 48 किलोमीटर साउथ चली जाती है, सॉरी 48 किलोमीटर नॉर्थ चली जाती है, तो 48 किलोमीटर नॉर्थ चली गई। अब आपसे कहा गया, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 14 है, ये 48 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 7, 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो 25 का भी 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। एक त्रिभुज के मतलब कहा गया दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी ड्रॉ कर दो और ड्रॉ कर दो पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ड्रॉ कर दो, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, ठीक। ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो ए बी सी कोण कितना है x + 60, ये x + 60 हो गया भाई, ठीक है। पी क्यू आर कितना है 85 - 4x है, 85 - 4x है, ठीक है। आर पी क्यू कितना है, आर पी क्यू है 3x + 65, ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी कोण की वैल्यू क्या होगी। आपसे सिंपल सी बात की गई, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी x + 60 बराबर 85 - 4x, यानी आप कह सकते हैं 5x बराबर 25, यानी x बराबर 5 डिग्री। x बराबर 5 डिग्री, तो आपसे किसी कोण की वैल्यू पूछें तो x ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 + 5 65। क्या कहा गया, कहा गया अगर a की जगह पे क्या रखें ताकि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। आपको जो नंबर गिवन है वो है 6 7 8 8 9 3 4 A4, ठीक है। अब आप इसके अल्टरनेट 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे 6 8 14 9 23 4 27 4 31 इधर हो गया, और इधर 7 8 15 3 18 प्लस है, 18 प्लस है। अब इसमें से इसको घटाओ तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस ए। अब ये या तो 0 हो या 11 के टेबल का हो, तो ये 11 से कटेगी। अगर हम 0 लेंगे तो ए की वैल्यू 13 आ जाएगी। ए की वैल्यू, चूंकि ए एक डिजिट है जिसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। 13 माइनस ए बराबर 11, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 13 माइनस ए बराबर 22 क्या पॉसिबल है, नहीं, यानी कि 13 माइनस ए, क्योंकि ए 0 से 9 के बीच में, और 0 से 9 ए कोई पॉजिटिव नंबर होगी, तो अगर 13 में से घटेगी तो हमेशा 13 से छोटा आंसर देगी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2। कहा गया कि राम जो है एक घड़ी को 1250 रुपये जिसका कॉस्ट प्राइस है 18% प्रॉफिट पे रमेश को बेच देता है। अब अगर रमेश श्याम को 10% लॉस पे बेचें तो सेलिंग प्राइस बताना है रमेश के लिए। देखो 1250 पे 18% का प्रॉफिट लिया, 1250 पे 18% का प्रॉफिट यानी 118/100 यानी कि 59/50 में बेचेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 5 से कटेगा 25, 25 गुणे 60 होता तो आपका 1500 होता, लेकिन 25 गुणे 59 है यानी कि 1475 हो जाएगा। अब 1475 पड़ा, 1475 रुपये को फिर 10% नुकसान में यानी कि 147.5 रुपये कम दिए होंगे, यानी कि कितना पे किया होगा, इसमें से घटेगा तो ये 1327.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखो फादर और सन का जो रेशियो है एज का वो 7:2 है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान का दिया गया, लेकिन अभी से 10 साल बाद उनकी आयु 9:4 के अनुपात में हो जाएगी। कितने साल बाद, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में रेशियो में कितना चेंज हो रहा है भैया 2 का, 2 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर 5। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 7 रेशियो 35। क्लियर। देखो भाई साहब ये प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको बेसिक पता है, खुश हो जाओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिया गया 1। अब आप इसमें tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना मुझे, क्योंकि ना आपका घर है ना मेरा घर है, कॉमन ही ले रहे हैं, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी, ठीक है, वीडियो के बीच में ही बता दे रहा हूँ ताकि आप इमोशनल हो जाओ और मुझे लाइक कर दो, ठीक है। मुझे ना लाइक करो, वीडियो लाइक कर। यार आप जब मिलते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि मैं चाय पी रहा हूँ और दोस्तों के साथ हूँ वगैरह वगैरह, लिटरली बताता हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मिलके मुझे मतलब मैं चाहता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा मिलना चाहता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको टाइम नहीं दे पाता, और मतलब समटाइम्स ऐसा फील होता है कि जितना आपको चाहिए था मैं कई बार बाय बोल के निकल जाता हूँ, तो ऐसा ना समझना एटीट्यूड है। मेरे साथ काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है, तो वो होता है, मतलब कई बार जल्दी में रहता हूँ, जैसे ऑफिस में मिल जाते हैं कई जो लोग अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बहुत मतलब आपसे ज़्यादा मिल के खुश होता हूँ, आप जितना खुश होते हो उससे कहीं ज़्यादा, कि मैं किसी को ऐसे जानता हूँ जिसकी सक्सेस में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन,
बट कई बार होता है कि मैं किसी और मूड में हूँ, ठीक है, तो मैं खुद ही किसी दिन अगर हम मिलेंगे और मेरे पास टाइम होगा तो मैं लिटरली आपसे ज़्यादा टाइम आपका खाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बुरा ना मानना इसका कभी भी, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सर्वसमी का, ठीक है, आइडेंटिटी है बेसिक, जिसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। और इंटू सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 / cos स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर अगर हम भेजें या ना भेजें, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता, आपने कहा बिल्कुल होता है। और बटे cos पावर 4 थीटा है, तो इधर भी डिवाइड होगा cos पावर 4 थीटा का और इधर भी डिवाइड होगा cos पावर 4 थीटा का, और ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हर बराबर कर लो तो ये हो जाएगा, हर बराबर करोगे तो ये आ जाएगा cos पावर 4 थीटा और माइनस एक मिनट, हमने क्या काम किया, हाँ, अब हम अगर हर क्या बराबर करना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो हुआ। तो एक मिनट ऐसे देखो, हमने क्या कहा, 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया, बटे cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos पावर 4 थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। अब बस cos पावर 4 थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? हमने क्या कहा, हमने कहा tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो इतना बच्चा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम 1 / cos स्क्वायर थीटा ले, tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला लगा दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, cos पावर 4 थीटा का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर, फिर cos स्क्वायर थीटा को भी उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया, आपकी वैल्यू 1 आ गई। सॉलिड हेमीस्फीयर का डायमीटर अगर 12.6 है तो रेडियस आपका 6.3 हो जाएगी, सिंपल सी बात। वॉल्यूम क्या होता है हेमीस्फीयर अर्धगोले के लिए, 2/3 इंटू पाई इंटू r³, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे r³ यानी 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3 हो गई। बोलो क्लियर है? अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 × 7 = 21 या 0.3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट ऑप्शन का सहारा लो, यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो बस फटाफट यूनिट डिजिट पे काम कर लो। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 108 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8 कहाँ पे आ रहा है, आपका आंसर हो गया। या ऐसे भी कर सकते थे, देखो ऑप्शन भी दूर दूर थे तो आप ऐसे कर लेते, इसको 6.3 गुणे 3 को लगभग कितना मान लेते, 2 मान लेते, ठीक है, 2 के करीब आएगा। 2 गुणे 63, 2 × 6 = 12 यानी कि 125 के अराउंड होता, यानी कि 12 मान लो, 12.5, 12.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 25, 25 गुणे 22, 550 के करीब आपका यही आंसर है। देखो झक्कास प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न। वैल्यू निकालने इसकी 2 स्टेटमेंट दिए, मतलब समझ लो 2 प्रश्न आपसे एक ही प्रश्न में पूछ लिया। अब वैल्यू पूछा गया, देखो 100² - 99, अगर a + b a - b का फॉर्मूला लगाऊं तो एक जगह तो आ जाएगा a + b 199 और a - b 1, तो इंटू में 1 कोई मतलब नहीं। ऐसे अगर 98 - 97 और 98 + 97 तो 1 × 195, ऐसे डॉट 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 आएगा। 22 का स्क्वायर - 21 का स्क्वायर, तो 22 - 21 1, 22 + 21 43। अब देखो 43 से लेके 199 तक कितने टर्म्स आएंगे, आप कहेंगे आपको पता है कि अगर पहला टर्म a हो और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स n हो तो nth टर्म होता है a + n - 1 इंटू d। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो 4 4 का आ रहा है, 4 बराबर कितना है, लास्ट टर्म 199। 199 में से 43 घटेगा यानी 156, 4 से ये कटेगा 39, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 40। और आपको पता है इनका सबका कॉमन डिफरेंस 4 4 का है, तो ये कैसी श्रेणी हो गई, सीरीज हो गई, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स फॉर एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो क्लियर है? n की वैल्यू कितनी है 40, 40/2 20 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 199 + 43 242, मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 482 आ जाएगा, 484 आ जाएगा। एकदम सही है पहला स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? देखो ये स्टेटमेंट देखो, k - 1/k, k + 1/k, k² - 1/k² हो जाएगा, k² - 1/k², k² + 1/k², ये हो जाएगा k⁴ - 1/k⁴, ठीक है। और इंटू में k⁴ + 1/k⁴ है। अब देखो a + b a - b, ये हो जाएगा k⁴ 8 - 1/k⁴। अब अगर इससे यहाँ पूछना है a - b दिया गया, यानी अगर a + b आपके पास होता k⁴ 8 + 1/k⁴ होता तो ये हो जाता, लेकिन हमारे पास बचा क्या है k⁴ - 1/k⁴, तो यानी इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, ठीक है।
आपने अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो इन दोनों को मिला है तो के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर मिला, के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, तो ये वाला के पावर 4 माइनस वन अपॉन और के पावर 4 माइनस वन अपॉन के पावर 4 और इंटू के पावर 4 प्लस वन अपॉन के पावर 4, ये हो जाएगा के पावर 8 माइनस वन अपॉन के पावर। अब इसके साथ अगर के पावर 8 प्लस वन अपॉन के पावर 8 होता तब तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं, यानी पहला स्टेटमेंट ही सही है। देखो फटाफट प्रश्न को करेंगे। कहा गया कि जो टेबल है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल का दिखाता है। अगर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेलिंग प्राइस और एवरेज कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस अगर निकालने जाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल के उसका डिफरेंस ले लो, या फिर आप क्या काम करो डिफरेंस लेके उसका एवरेज ले लो। तो डिफरेंस लेके एवरेज ले लो, ये 100 हो गया, इधर 80 हो गया, इधर 200 हो गया और इधर 60 हो गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐड करोगे तो 140, 240 और 200 440, 440 को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि देयर वर 4 आर्टिकल्स, तो एवरेज आ जाएगा 110। क्लियर हो गया। चलो देखो क्या कहा है, 2 स्टेशंस R and S आर 400 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 2 स्टेशंस है R और S, वो 400 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। लेट अस ड्रा द फिगर, R और S हैं जो 400 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन है जो R से S के लिए लीव करती है और दूसरी ट्रेन है S से R के लिए लीव करती है। ठीक है, वो 10 घंटे बाद मिलते हैं। अगर एक की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा हो, यानी कि एक की स्पीड x हो, एक की स्पीड x+4 हो, तो आपसे कहा गया कि 10 घंटे में वो अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनकी स्पीड का सम हो जाएगा, यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x+x+4। और 10 घंटे में 400, यानी 10 घंटे में रिलेटिव स्पीड से 400 अगर तय करती हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 400/10, यानी 40 हो गई रिलेटिव स्पीड। 40 बराबर 2x+4 यानी 2x बराबर 36, यानी x बराबर 18। तो आपसे कहा गया स्लोअर ट्रेन की स्पीड यानी 18 किलोमीटर प्रति। देखिएगा tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी गई। tan 2 अल्फा कैन बी रिटन एज, बी कैन राइट tan 2 अल्फा एज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, कैन बी रिटन एज दिस वन। ठीक है, अब देखो ये इसको x मानो, इसको y, tan x प्लस tan y, tan x प्लस y इज इक्वल टू होता है tan x यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan y यानी tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, दैट्स इट। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले देखे, एक tan x प्लस वाई कितना होता है और उस पर वैल्यू पुट कर दी, और tan 2 अल्फा का अगर वो ऐसे फॉर्मूला की बात करें तो होता है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। P और Q 2 मिश्र धातुएं हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई हैं। P और Q की बात करें तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू कॉपर इन P इज़ 5:11 और इसमें 3:5 है। ठीक है, कहा गया कि इसको 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो आपसे कहा गया कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, देन एल्यूमिनियम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द, अच्छा एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट होगा जो एलॉय बनेगी उसमें। देखो इसकी मात्रा कितनी है, 5 अगर इसको माने और 11 इसको, तो 16 है, और इसकी मात्रा 3 5 8 है। तो 8 और 16 को सबसे पहले बराबर कर लो। बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसको 1:3 के अनुपात में मिला लो, यानी कि 5 का 1 हिस्सा और 6 का 3 हिस्सा, यानी कि 5 का 1 हिस्सा 5 एकम 5 और 6 का 3 हिस्सा यानी कि 6 × 18, तो इतना तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। और कॉपर कितना हो जाएगा, 11 का 1 हिस्सा 11 और 5 का 3 गुना यानी कि 15, सॉरी यहाँ पे हमने क्या काम कहा, 10 का 3 गुना यानी कि 30, यानी 23। आपसे पूछा गया 41 का कितना परसेंट है, तो 41 का आधा कितना हो जाएगा, 20.5 से ज़्यादा, यानी 50% से ज़्यादा। तो आपका, लेकिन एक बात बताओ 60% इसका कितना हो जाएगा, 256, यानी इसका 60% लगभग 25.6, तो 60 से कम और 50 से ज़्यादा। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कर सकते हो। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 41 पंचे 205, बचेगा 25, 250, 41 छक्के 246, यानी 56% हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की मात्रा है और ये कॉपर की मात्रा है। ठीक है, एक धन है जो सिंपल इंटरेस्ट पे 1200 2 सालों में हो जाता है और 1600 4 साल में हो जाता है। अगर 2 साल में 1200 होता है और 4 साल में 1600, 4 साल में 400 ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 साल, देखो 2 साल बाद हमारा हो गया 1200 और इसके 2 साल बाद ये हो गया 1600,
यानी 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 400 रुपये। 2 साल में ब्याज मिलता है 400 रुपये, ठीक है। 2 साल में ब्याज कितना मिलता है, 400, यानी 2 साल ब्याज मिलने के बाद वो धन 1200 रुपया हुआ है, यानी कि 400 का ब्याज मिलने के बाद वो धन कितना हुआ है, 1200, यानी वो धन कितना हो जाएगा, 800। अब अगर 800 में 800 रुपये पे 2 साल का ब्याज 400 रुपया है, यानी 2 साल का कितना परसेंट मिला, 50%, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर सी बात है। 9 अंकों की संख्या है जो 99 से डिविजिबल है। देखो 99 से डिविजिबिलिटी का मतलब 9 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, तो हम सबसे पहले संख्या लिख ले रहे हैं 3422213AB। सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, 4 4 8 और 1 9 कट गया, 3 3 6 2 8, यानी हमारा सम कितना आया, 8 + a + b। ये 9 से कटना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 9 हो सकती है, इसकी वैल्यू 18 हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या 27 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 27 हो गया तो a + b = 19 और a और b दोनों 0 से 9 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू 27 नहीं हो सकती। यानी अगर 8 + a + b या तो 9 होगा या तो 18 होगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि a + b या तो 1 होगा और या तो 10 होगा, ठीक है। अब दूसरे केस पे आते हैं। हमसे कहा गया है भैया कि ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो 3 2 5 2 7 3 10 + b आएगा, और इधर अगर इधर सम लोगे तो 4 2 6 1 7 और + a आएगा। अब डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस लेने जाओगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 + b - a, 3 + b - और अगर ये 11 से डिविजिबल है तो या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, ठीक है। या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। क्या इसकी वैल्यू 22 हो सकती है? आप कहेंगे 3 + b - a अगर 22 हुआ तो b - a 19 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि b और a दोनों 9 से छोटे। तो b - a की वैल्यू या तो कितनी हो जाएगी, -3, और या b - a की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अब a + b 1 है, a + b 1 है अगर, तो b - a 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि अरे भैया एक बात बताओ, a + b अगर 1 हो गया तो क्या b - a 3 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, यानी a + b 1 नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, a + b 10 है, a - b 3 है, क्या इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब b - a 8 है, a + b = 1, बताओ b - a 8 है, a + b 1, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि a + b की वैल्यू 1 है, b - a 8 नहीं हो सकता, यानी a + b 1 नहीं लेना है। अब आप b - a 8 और a + b 10 ले लोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 और a की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। बस अब आपसे 2a + b पूछा गया था, यानी 2 और 9 11। ये जो मैंने समझाया इतनी देर तक, मैं सीधे कह सकता था कि b के इसी केस पे आ जाता, लेकिन मैंने ये समझाया कि ये वाली वैल्यू आप क्यों नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। पाई चार्ट कहा गया, ये नंबर ऑफ बॉयज़ दिखाता है 8 स्कूल में, टोटल बॉयज़ 5000 हैं, ठीक है। 8 स्कूल में बॉयज़ की संख्या दिखाई गई और टोटल बॉयज़ की संख्या 5000। तो कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ BDE टू ACF। BDE B 4, D 25 और E 13, 4 13 17 25 42, इसका रेशियो लेना किससे है, ACF से, A 26, C 5 31 और F 10 41, तो 42:41 आपका रेशियो हो जाएगा। देखो मुझे पर्सनली ये प्रश्न अच्छा लगता है, ऐसा जब भी प्रश्न आता है, आपको दिए गए फिगर में KI = IT है, E के बराबर ET है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो TEI की वैल्यू पूछी गई। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ फिगर को ताकि आपको क्लियरली दिखे और मैं समझा पाऊँ। देखो समझिएगा बात को, KE = ET है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं एक छोटी सी रचना कर दूँ, छोटा सा ड्रॉ कर दूँ, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। आपने कहा ये 150 है तो ये 15-15 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 15-15 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ दी गई है, ये बराबर इस भुजा के है, ठीक है, ये ब्लैक वाला इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण, यानी ये वाला कोण इस भुजा के सामने का कोण और इस ब्लैक वाली भुजा के सामने का कोण, ये वाला कोण, दोनों बराबर होंगे। इसमें से इतना इतना हिस्सा ऑलरेडी बराबर है, तो हम कह सकते हैं इतना कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ आ रहा है। हमने कहा कि भैया अगर ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, इतना 15 दोनों में से निकाल दिया गया तो बचा हिस्सा भी तो बराबर होगा, तो यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स को देख लो, इसको और इसको, इनकी देखो दो भुजाएं बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और एक कोण बराबर, तो ये कैसे हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब
सर्वांग हो गए। अब सर्वांग हो गए तो ये वाला कोण अपने आप इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब जब सर्वांग हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना भैया। आपने कहा कि ट्राइंगल कौन सा सर्वांग हुआ, ई के आई सर्वांग कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल ई के आई किसके हो गया, ई के आई ई के आई ई टी आई के सर्वांग हो गया। अब अगर ये सर्वांग हो गया तो कौन कौन से कोण बराबर हो गए, कोण आई ई के आई टी ई के बराबर हो जाएगा, आई ई टी के बराबर हो जाएगा। समझो बात को, ई के आई सर्वांग हुआ ई टी आई के, कैसे देखो, कोण ई बराबर है कोण ई के, कोण ई बराबर है कोण ई के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, कोण के बराबर है कोण टी के, कोण के बराबर है कोण टी के, और कोण आई के बराबर है। ठीक है, तो ये सर्वांग हो गया। अब सर्वांग हो गए, इतना हिस्सा 150 है तो ये वाला दोनों मिलके, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों मिलके 210, दोनों बराबर हैं तो आधा आधा 105। देखो सर्वांग हो गया। ये मैं समझ लो कि डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ये हिस्सा 150, ये दोनों कोण मिलके कितना हो जाएंगे, एक बिंदु पे बना कोण 360 डिग्री का होता है, एक हिस्सा 150 तो बाकी दोनों मिलके 210, और बाकी दोनों बराबर है तो 2 थीटा 210, 1 थीटा 105। अब इस प्रश्न को करो। अब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे दी जाए, ये भुजा इस भुजा के, आपसे ये कोण पूछा जाए, आप सीधे सीधे कह देंगे कितना हो जाएगा। अगर ये 150 है तो ये दोनों मिलके 210, इसका आधा 105, आप सीधे आंसर मार्क करेंगे। तो ये थी ट्रिक, समझ आया। जो पाई चार्ट है वो 8 डिफरेंट कंपनीज द्वारा बेचे गए कारों की संख्या दिखाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय दीज 8 कंपनीज आर 5000। ठीक है, आपको बताना है कि क्या बताना है, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी परसेंटेज में दिखाया गया है। अब आपसे क्या बताना है, आपको क्या बताना है, टोटल 5000 कारें बिकती हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, कहा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय आर एंड एस टू यू एंड बी। आर और एस द्वारा जो एंगल बनता है कितना, 17 13 30। आप एंगल का रेशियो निकालो या परसेंटेज का, बात एक ही होगी। और यू एंड बी का कितना हो जाएगा, 9 6 15, 30 और 15 डिग्री का रेशियो निकाल लोगे 2:1, वही डिग्री का भी हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी 110 है तो कोण ए कितना हो जाएगा 70, क्योंकि तीनों एंगल्स का वैल्यू 180 सम। ये प्रश्न देखो, कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी सी बराबर 81 डिग्री, ए सी बी बराबर 9 डिग्री। ए बी सी 81, ए सी बी बराबर ये 81 है, ये 9 है, यानी ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर किसी वृत्त में, जो मतलब सेमी सर्कल में, अगर कहीं कोण 90 डिग्री किसी जीवा द्वारा बन रहा है तो वो जो जीवा होती है, यानी कि इफ़ अ कॉर्ड सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो जीवा जो होगी वो जो कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी, यानी डायमीटर होगी। अगर ये डायमीटर है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस जीवा द्वारा, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये व्यास हो गया तो ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में कहीं भी ये कोण बनाएगी तो 90 डिग्री का ही बना। प्रश्न को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। x बराबर दिस वन दिया गया, ये बहुत पुराना प्रश्न है। यहाँ से आप अगर x - 2 की बात करें तो x - 2 = आपको मिल जाएगा 2^2√3 और -2 power 1√3 और 2 power 1/3। ठीक है, अब हम अगर क्यूब कर दें तो हम कह सकते हैं x - 2 का होल क्यूब, x³ -8 -3 AB यानी 3 × 2 × x यानी 6x × x - 2 यानी कि -6x² + 12x। ये बराबर क्या मिल जाएगा, a³ यानी 2² -b³ 2 -3ab यानी 3 दूनी 6 इंटू इतना 2 power 2/3 -2 power 1/3, दैट्स इट। अब हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे x³ मिल गया, -6x² मिल गया, +12x मिल गया, -8 मिल गया, = ये कितना मिला 2 - 6 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है भैया x - 2, यानी 6 टाइम्स ऑफ x - 2 तो -6x + 12, यही तो हो जाएगा। बस आपको 8 को इधर ट्रांसफ़र करना है, 6x को इधर ट्रांसफ़र करना है, यानी यू विल गेट x³ -6x² + 18x = 12 और 2 14 और 8 22, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। A इज़ एन एक्यूट एंगल, सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। cos π - से कितना होता है, cos π - थीटा, माइनस cos है और cos माइनस है cos है, तो ये cos - थीटा क्या होता है cos है, तो ये -cos है और cos है, -cos² ये हो जाएगा बटे में। अभी पहले देख लो, tan π+ है
और tan पाई प्लस ए कितना होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस, अच्छा tan पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा tan ए। और sin 2 पाई माइनस ए कितना होता है, sin 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। tan 3 पाई बाई 2 प्लस ए कितना होगा, tan 3 पाई बाई 2 प्लस ए कितना हो जाएगा, tan ये 270 प्लस ए लिखा हुआ है, tan 270 प्लस ए किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, यानी कि tan 270 प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट है, यानी कि ये प्लस में तो माइनस माइनस, और tan इंटू कॉट ए खत्म, यानी ये खत्म हो गया। अगर कॉट पाई बाई 2 प्लस ए की बात करूँ तो कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर है इंटू tan ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस है, और नीचे साइन ए अपने आप है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से इसकी पावर कैंसिल, आपका आंसर कॉस है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड यू कैन फाइंड द आंसर, बट मेरे हिसाब से बेसिक्स ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग a plus b plus c is given, a cube plus b cube plus c cube is given, abc is given, you have to find this one, है ना। अब आपको a cube plus b cube plus c cube का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, 3abc यानी 75 प्लस a plus b plus c यानी 5 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, यानी कि जो वैल्यू फाइंड करने, मान लो f इसकी वैल्यू, ये बराबर कितना दिया गया, 85। 75 85 में से सब्ट्रैक्ट होगा 10, 5 से 10 कटेगा 2, f की वैल्यू 2। क्लियर। आपको सैडेड पोर्शन यानी जो सैडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल बताना है। कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 यूनिट शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सर्कल 1 यूनिट रेडियस का, ये वाला 1 यूनिट रेडियस का खींचा गया है। आपको बताना है कि मिड पॉइंट पे खींचा गया, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आप समझिएगा बात को। पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितने होते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 6 है तो ये 36 हो जाएगा। ये पूरे का एरिया, इतना हिस्सा कितना है, हाफ, तो इसका बटे 2 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं सर्कल का 1 क्वाड्रेंट का एरिया घटा दूँ, यानी ये वाला एरिया घटा दूँ, तो साइडेड कहा जाएगा। 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे आर स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो गया, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, यानी 9√3/2 इधर हो गया, और माइनस पाई को लिख सकते हैं 22/7 और गुणे 1/4, यानी कि इधर 4 लिख लो। हम 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 9√3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 से ये काट दो, 11 बचेगा, और 1/2 बाहर आ गया, यानी 11/7। इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। मैं इतना एफर्ट इस वजह से डाल रहा हूँ ताकि अब 14th शिफ्ट है, 40th शिफ्ट है। कहा गया कि सेल्स दिखाता है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन एच एंड एफ। अब इतना इजी भी प्रश्न आएगा, 170। माई गॉड, ए बी सी इज गिवन, 2abc/9 पूछा गया, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बाई 9। देखो सी की वैल्यू 18, तो ये कट के 2 हो जाएगा, यानी 4ab की वैल्यू पूछेगी, तो 4 इंटू 72 288 हो गया। देखो क्या गिवन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस वन, ये मैन गेन्स दिस वन, यानी 1 पॉइंट, अगर 10 का खरीदता है 11 का बेचता है, 11 बराबर 33,000, 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 3,000, 11 बराबर 33,000, 1 बराबर 3,000, यानी 100 बराबर 30,000। 30,000 क्रय मूल्य है, 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 6,000 प्रॉफिट कितने में बेचना पड़ेगा, 36 में। देखो 9 इनिंग्स एक क्रिकेटर खेलता है, एवरेज 58। अब वो 10th इनिंग में कितना बनाए ताकि एवरेज 61 हो जाए, यानी एवरेज में कितने की इंक्रीमेंट करनी है, 3 की। कितने इनिंग में, 10 इनिंग में, यानी उसको इतना औसत से ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, यानी कितना ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, 30। किससे, एवरेज से, यानी उसका 10th इनिंग का स्कोर कितना होना चाहिए, एवरेज प्लस 3, 58 प्लस 30, 88। मीन प्रोपोर्शन कैन बी एज्यूम्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। What is if you have to find geometric mean of A and B, you will get geometric mean as √AB, तो 25 225 25 का और इंटू 225, इधर 5 इधर 15, टोटल 75। Time and work is the only topic you will get in each one day exam you are going to appear for. कोई भी वन डे एग्ज़ाम, इधर इट इज़ CSAT, इट इज़ CAT, इट इज़ CLAT, इट इज़ CGL or CDS or any exam you are going to appear in which mathematics is asked, you will get this particular type of question in each and every exam. Pawan can complete a piece of work in 32 days.
ही वर्क फॉर 8 days, 8 दिन काम करा यानी कि 1/4 हो गया, यानी 3/4 हिस्सा बचा हुआ है। क्लियर। संदीप ने 3/4 हिस्सा 27 दिन में करा, यानी 1/4 वो 9 दिन में करता है, यानी संदीप पूरा काम 9×4 यानी 36 डेज में करता है। तो कहा गया ये 32 दिन में करता है, ये 36 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 32 × 36 अपॉन 32 + 36। 4 से काट दिया 17, 4 से काट दिया 9, 32 9 जा कितना होता है? 288। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 17 1 जा 17, यू विल गेट 118, 17 छक्के 102, 16/17 डेज आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इफ़ SCF ऑफ 2 numbers आर गिवन, SCF ऑफ 2 numbers इज गिवन, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द नंबर्स इज आल्सो गिवन, और रेशियो इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 2 नंबर्स का SCF दिया गया है यानी कि मासा दिया गया है और उनका रेशियो भी दिया गया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उनका LCM जो होता है, अगर A/B में उनका SCF मतलब L के सम नंबर्स A/B के रेशियो में और उनका SCF H है, तो उनका LCM होता है H × N × B, 3 × 6 × 7 आपका LCM हो जाएगा। देखो, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कि PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, राइट। यू हैव टू सॉल्व। देखो, क्वेश्चंस तो ये हो जाएंगे क्लास 8 के भी बच्चे से, बट यू हैव टू डू इज इसको 10 सेकेंड में करना। ये 5 है, ये 30 है, RQ की वैल्यू निकालनी है। बताओ RQ कैसे निकलेगा? ये 5 है, 10 30 ले लो, ये 5 है तो ये 5 √3 हो जाएगा, 10 30। एक शॉपकीपर 12% का डिस्काउंट देता है, स्टिल गेन्स 18%, यानी कि वो मार्केट प्राइस के कितने पे बेचता है? 12% का डिस्काउंट यानी 88%, और फिर भी उसे कॉस्ट प्राइस पे 18% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस का 118, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर होंगे। कहा गया कॉस्ट प्राइस अगर 528 हो, यानी कॉस्ट प्राइस की जगह पे 528 हो, तो मार्केट प्राइस बताना है, बस मार्केट प्राइस निकाल लो। 88 6 जा 528, 6 × 118 708। सिंपल सा प्रश्न है। आई थिंक ये प्रश्न अच्छा होगा। O इज़ अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ़ यू विल चेक स्टार बैच, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट यूज्ड बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ABC मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर कोई बिंदु है O, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर बताना है, ठीक है। सबसे पहले समझो, ये देखो, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया A हो, ठीक है, सॉरी साइड A हो, साइड अगर A हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो, पहले इसका एरिया निकालो, ½ × A × √3 यानी परपेंडिकुलर 1, ऐसे दूसरे का A × P2, ऐसे A × P3, यही तो एरिया हो जाएगा तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स का। और ये किसके बराबर हो जाएगा? √3/4 × साइड का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ए यहाँ से कॉमन ले लो हर जगह से, यानी A/2 × P1 + P2 + P3, ये हो जाएगा एरिया बराबर √3/4 A²। इससे इसकी पावर कट गई, ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 हो गया, यानी यहाँ से हमारी साइड आ गई। यानी अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, अगर साइड निकालना है और आपको किसी भी आंतरिक बिंदु से डाले गए परपेंडिकुलर्स की माप दी गई है, तो साइड बराबर होती है 2/√3 P1 + P2 + P3। अब यहाँ से साइड निकल जाएगी, तो ये 2/√3 × √3 + 2√3 + 5√3 कितना हो गया? 8√3। 8√3 से √3 कटेगा 8, यानी 8 दूनी 16। ए बराबर कितना हो गया? 16। साइड हो गई 16, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 48। अब आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है? अगर आपको परपेंडिकुलर्स दिए गए हैं किसी इंटीरियर पॉइंट से ऑन ईच एंड एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यू कैन गेट साइड ऑफ द ट्रायंगल एज A = 2/√3 × किसका? सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि लंबों का योग P1 + P2 + P3। ये साइड आ जाएगी, फिर पेरीमीटर निकाल सकते हो 3 टाइम्स करके। क्लियर? तो दिस इज़ all about today, और I have completed 36 shifts, और I am more happy than you, ठीक है। और मन करेगा तो लाइक कर लेना, मन करेगा तो शेयर कर लेना, एंड डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ स्टार बैच। स्टार बैच की आपको पूरा कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा वो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।